चलिए। तो क्या देख रहे थे जी हम लोग? हम्म। धार्मिक स्वतंत्रता देख लिए थे, है ना? इसके आगे देखना था। ठीक है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ना? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। चलिए। तो 29-30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है ना? राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल्स फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो इससे पहले धार्मिक स्वतंत्रता हम लोग देख लिए थे कि रिलीजियस लिबर्टी क्या है, कि आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसमें विश्वास कर सकते हैं, उस धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं, या फिर आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, है ना? तो ये तमाम जो चीजें थी वो आपको इसमें मिला हुआ है। ठीक है। ये तुम्हारा कमी खल रहा था। ठीक है, आ जाइए। दरवाजा बंद कर दीजिए, इन्हें से लगा दीजिए, उनमें से कोनो आइबे नहीं करेगा। हाँ। चलिए। तो क्या हो जी, आ गया कोई? देखिए तो कौन है। देखो तो कौन आया जी। तो तुम कितना बार आता जाता है जी? हाँ, अभी तो आए थे, पानी लाने गए थे। चलिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता में हमने पढ़ा था कल आर्टिकल 25 में कि आपको जो मर्जी वो धर्म आप मान सकते हैं, उसके उसमें विश्वास कर सकते हैं, उस हिसाब से आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन यदि आपके आचरण करने, आपके प्रचार प्रसार करने से सामाजिक व्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई असर पड़ता है तो रोक लगा दिया जाएगा। लोक स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है तो रोक लगा दिया जाएगा, या यूं कहें कि मिनिमाइज कर दिया जाएगा, आपका अधिकार थोड़ा कम कर दिया जाएगा, थोड़ा नियंत्रित कर दिया जाएगा। 26 में हमने देखा था कि आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का स्वतंत्रता है ना? कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने द्वारा आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। तो है, साइलेंट करो जल्दी। अभी तो शुरू हुआ, तो होते होते टाइम हो गया काजी। बैंक वाला, तो बैंक वाला तुमको क्या लगा फोन कर रहा है जी? लोन उन्होंने ना लिया है? हाँ? आजकल बैंक का एनपीआर बहुत बढ़ गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना? तो वो एनपीआर कलेक्ट करने के चक्कर में है बैंक सब। तो और 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के धन पे किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 28 कहता है कि सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी सरकार के खर्च से चलने वाली जो संस्थाएं होंगी उसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। तो रिलीजियस एजुकेशन है,
ना उसमें शिक्षा दी जा रही है कोई, है ना। अब मान लीजिए कि कोई लोग, उस कुछ विद्यार्थी हैं जो सरस्वती पूजा मनाना चाह रहे हैं, तो मना सकते हैं, और जिनको आना है वो उसमें अपेयर हो सकते हैं, जिनको नहीं अपेयर होना वो नहीं अपेयर हो सकते हैं। वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो नहीं, रोज नहीं चल रहा है, वो एक फेस्टिवल है। और सामान्य तौर पे तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं ही होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज्यादा होता है ना। लेकिन फिर भी कहीं कहीं अगर होता है तो विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि वो करे, है ना, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे कि ऐसा नहीं होता कि उसके माध्यम से कोई शिक्षा दिया जा रहा हो या कुछ हो रहा हो, लेकिन बावजूद इसके स्कूल में तो बहुत हर सभी धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें से अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अच्छा लगता है पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पे? कौन सा सरकारी स्कूल में ऐसा हो रहा है? छोटा वाला सुंदरकांड? छोटा वाला सुंदरकांड कौन सा होता है? हाँ, हाँ। तो उस छोटा वाला सुंदरकांड कौन सा होता है? तो पूरा सुंदरकांड जो है ना, खूब स्पीड में पढ़ने पर कम से कम 45 मिनट में कंप्लीट होगा। मैं खुद उसको पढ़ता हूँ। खूब स्कूट में जब पढ़ते हैं ना, तो खूब तेजी में पढ़ेंगे तब 45 मिनट लगता है कम से कम। हनुमान चालीसा होता है छोटा सा, वो एक मिनट से कम में कंप्लीट हो जाता है ना। पता नहीं आता होगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कहीं पे भी तो नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि हमने ना तो आज तक कभी सुना है, ये पहला इंसिडेंट है जो आप ये कह रही हैं कि सरकारी स्कूल में ऐसा हो रहा है। आज तक के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में हमने नहीं सुना है। हम लोग भी कुछ कुछ दिन जाते ही थे गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने के लिए, पढ़ाई नहीं होती थी तो मजबूरी था कि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ना पड़ता था। तो चलते हम लोग के जमाने का एक वो पढ़ाई का सिस्टम क्या था, कोई पूछता था कि किस क्लास में पढ़ते हो तो अनुभव करते हो, हम लोग कहते थे कि प्राइवेट स्कूल में 2 में है और सरकारी स्कूल में 5 में है। होता था कि नहीं होता था? ये होता था ना कि प्राइवेट स्कूल जो है उसमें क्लास 2 की पढ़ाई चल रही है और गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 5 की पढ़ाई चल रही है, तो जाते ही थे। तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस एक प्रॉपर प्रेयर होता था, वही जो मैंने कल आपको बताया था, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पे हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी आप सरकारी संस्था में, क्योंकि राज्य का जो कैरेक्टर है वो पंथनिरपेक्ष का कैरेक्टर है, तो राज्य धार्मिक एजुकेशन या धार्मिक क्रियाकलाप स्कूल में नहीं कराता है, जो सरकारी पैसा से स्कूल चल रहा है उसमें, है ना। अगर उसमें मान लीजिए कि कहीं पे अगर कोई करा रहा है, हो रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसमें कोई शामिल होने से इनकार कर सकता है तो वो कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो कह दे कि नहीं मैं इसमें नहीं शामिल होऊंगा, तो वो हट सकता है, उसका ये अधिकार है, उसका ये राइट है, वो हट सकता है। हाँ, हाँ, वो करेगा तो वो हट जाएगा, है ना। और इसका विरोध अगर दर्ज होगा तो, हाँ, अगर कोई विरोध नहीं कर रहा है तो अपना चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कानून के स्तर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मदरसा वाला बीमारिया का इलाज करेंगे अभी, अभी इसका इलाज करेंगे ये वाला में, 29-30 में, 28 का मैटर वे नहीं है। कल भी जाते वक्त इसने पूछा था, तो हमने कहा था आगे बताएंगे, अभी उसका इलाज कर देंगे 29-30 में, तो मदरसा खत्म हो जाएगा मैटर, है ना। 29-30 आइए यहाँ पे, मदरसा समझ में आ जाएगा। चलिए, आ जाइए, लिखिए आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 लिखेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। माइनॉरिटी क्लास नेवर डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन, नेवर डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन on the basis of, on the basis of caste, religion, culture, language, script, culture, language, script,
अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, उनके जाति, धर्म, संस्कृति, उनके जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा अथवा लिपि, भाषा और लिपि। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 29 को सीधे ऐसे भी लिखा रहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, है ना, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ऐसा भी लिखा रहता है। अब एक बात ये समझ लीजिए कि हमारे संविधान में कुछ कुछ चीज ऐसा है ना जो थोड़ा पेचीदा है, मतलब संविधान सभा ने उसकी व्याख्या की ही नहीं। जैसे अल्पसंख्यक वर्ड का परिभाषा पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है जी, इसलिए बहुत बार लोग अपने अपने मतलब से अर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन इस पे मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला है कि अल्पसंख्यक शब्द का मतलब केवल संख्या से नहीं है। आप केवल नंबर से अल्पसंख्यक का मतलब ना निकाले। अल्पसंख्यक का मतलब है जो भाषाई अल्पसंख्यक, है ना, कल्चरल के लेवल पे जो उन माइनॉरिटीज हैं वो मुख्य तौर पे। ये नहीं कि केवल हम नंबर के आधार पे अल्पसंख्यक को काउंट करें, तो ये ठीक नहीं है। भाषा देखें कि कौन सी भाषा, अगर मान लीजिए कोई भाषा खतरे में है, कोई संस्कृति खतरे में है, तो उसको भी माइनॉरिटी के लेवल पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो है ट्रेंड है, लेकिन को संविधान ऐसा नहीं कहता है। संविधान इस पे मौन है। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है, और कोर्ट भी कहता है कि भाई इसको आप केवल नंबर से न ले, लेकिन नेताजी लोग इसको नंबर का आधार बना लेते हैं, लेकिन कोर्ट और संविधान नंबर को आधार मानने से मना करता है। तो अब क्या है कि हितों का संरक्षण, तो हितों का संरक्षण में आपने जो लिखा कि जाति है ना, धर्म है, इसके अलावे आप का जाति, धर्म, और धर्म के अलावे संस्कृति यानी कि कल्चर, इसके इन तीनों के अलावे दो चीज और, एक भाषा और एक लिपि। तो अब क्या है कि इसके आधार पर आपको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप माइनॉरिटी हैं, आपके संस्कृति के लोग कम हैं, आपके कल्चर के लोग कम हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर कहीं पढ़ने जाइएगा तो आपको कोई शिक्षा से वंचित कर दे। उसको शिक्षा देना पड़ेगा, है ना, उसको आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, भले ही आप एक ही क्यों ना हो, भले आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी सार्वजनिक संस्था के अंदर में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि आप अल्पसंख्यक हैं इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप अल्पसंख्यक इसलिए हम आपको शिक्षा से वंचित कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये पढ़ाना है। तो ये आर्टिकल 29 में दिया गया, तो अच्छा आर्टिकल है ना, कि भाई देश का जो माइनॉरिटी वर्ग क्लास है, वो माइनॉरिटी क्लास को मेजोरिटी में जाने से न रोका जाए। वो कहीं भी मेजोरिटी के वर्ग में जाकर के वो पढ़ाई लिखाई अपना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर्टिकल तो बढ़िया है, और माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्शन भी मिल जाता है इसके तहत। लेकिन आप सोचिए कि ठीक है, इस आर्टिकल के बाद बहुत बहस हुआ संविधान सभा में, और उस बहस का नतीजा था आर्टिकल 30। आर्टिकल 30, तो इसमें बहस क्या हुआ? बहस ये हुआ कि ठीक है, मेजोरिटी क्लास जो है वो माइनॉरिटी को अपने यहां आने से नहीं रोकेगा इस आर्टिकल के मुताबिक। मतलब मेजोरिटी के बीच में माइनॉरिटी जाकर के अपना पढ़ाई लिखाई करे, अपना सब कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेजोरिटी क्लास माइनॉरिटी को अपने अंदर आकर के शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोकेगा इन आधारों पर, ठीक है। लेकिन कहीं मान लीजिए कि माइनॉरिटी क्लास ही मेजोरिटी के बीच में जाके बैठने से असहज महसूस करता हो, कहीं उसको ही लगता हो कि नहीं, मैं वहां पे जाकर के सहज नहीं होऊंगा, कि वहां पे जो लोग हैं वो हमारे कल्चर से अलग के लोग हैं, तो मैं वहां पे जाकर के खुद को सहज महसूस नहीं करूंगा। बात समझ रहे? ऐसे मान लीजिए कि आप कहीं से आपको कुछ इनविटेशन आता है, तो आप जाते हैं कि भाई चलो, अपने दोस्त है, अपना मित्र है,
है ना। लेकिन कुछ ऐसे जगह से इनविटेशन आता है जहां कोई गए हुए बहुत साल हो गए, आपको कोई वहां जानने पहचानने वाला नहीं है, बस जाइएगा नाश्ता करके खा के आ जाइएगा, कोनो पूछबू नहीं करेगा कि हाल क्या है ना, वो वाली स्थिति है। तो वैसे जगह पे जाने पे बचते हैं कि नहीं बचते हैं? क्योंकि आपको कोई जानने वाला नहीं है, आपके हिसाब से कोई नहीं है वहां पर, तो आप बचते हैं। तो वही बात था कि मान लीजिए कि मेजोरिटी तो माइनॉरिटी को आने से नहीं रोकेगा, लेकिन माइनॉरिटी खुद ही अगर अपने आप को मेजोरिटी के बीच में असहज महसूस करता हो, तब क्या विकल्प होगा? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि बहुमत वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को अपने साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं अल्पसंख्यक वर्ग को ही बहुमत के साथ रहने में दिक्कत हो रहा हो, समस्याएं हो रही हो। इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि अब जैसे कि देखिए एक धर्म है जैन धर्म, है ना। तो जैन धर्म को आप एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो जैन धर्म का दो वर्गों में विभाजन है ना। एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर, है ना। तो श्वेतांबर शाखा के लोग जो हैं ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर शाखा के लोग वस्त्र धारण करते ही नहीं है ना, ये बिना वस्त्र धारण के ही रहते हैं। अब मान लीजिए एक सिचुएशन लीजिए कि 70वीं बीपीएससी में तैयारी करने का मन कर गया जैन धर्म के किसी विद्यार्थी का कि भाई हम भी पढ़ेंगे, हम भी पास करेंगे, हम भी अधिकारी बनेंगे, है ना। लेकिन अब स्थिति क्या है कि अब वो जैन धर्म अल्पसंख्यक ही है भारत में, कम लोग हैं इसके मानने वाले, तो माइनॉरिटी में तो यहाँ ही जाएंगे। तब इसमें भी जैन धर्म में दिगंबर शाखा का विद्यार्थी है, अब आ गया मिशन 50 में तैयारी करने, अब आ गया मैनेजमेंट के सामने बैठ के हमारा एडमिशन दो, देना पड़ेगा, सबको देना है, तो फंडामेंटल रेट का वायलेशन हो जाएगा। तो मैनेजमेंट कहेगा लाओ भाई नाम बताओ, अपना बताओ, फीस हो दो, लाओ जाओ। अब वो आ गया क्लास में, तो अब इनका जो कल्चर है वो तो ये भी इनको प्रोपोगेट करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन को देता है कि आप अपने कल्चर के हिसाब से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मानते हैं जिस हिसाब से आप आचरण कीजिए। अब क्या है कि मान लीजिए कभी आ गए यहाँ पर, है ना, आ गए, अब क्लास में आ गए, मैनेजमेंट वाला सब अपन टेंशन भेज दिया, क्लास जा भाई संभालो, क्लास में आ गए, तो बैठ गए पीछे अपना क्लास कर रहे हैं। अब वो क्लास तो कर रहा है जी, अब उसके बाद क्या होगा कि आप लोग इंतजार करिए कि हम कब इधर घूमते हैं, हम जब इधर घूमेंगे ना आप लोग पीछे घूम जाइएगा, आप लोग को उसको देखने का मन करेगा कि तरह देखते कौन है भाई, ये कौन सा आदमी आ गया। अब ये आप बार बार करेंगे, है ना, आप ऐसे तो एकदम फोकस रहेंगे इधर, लेकिन जैसे मैं इधर घूमा कुछ लिखने के लिए आपका सेंटर चल जाएगा उधर। अब ऐसे में वो विद्यार्थी को लगेगा कि हम आ गए किसी चिड़ियाखाना में, कि हम हो गए कोई जीव, ये सब हो गया देखने वाला आदमी, सब ये बार बार हमने देख रहा है। अब ऐसे के बाद जब वो विद्यार्थी यहां से निकलेगा तो फिर आएगा दोबारा? नहीं आएगा, जबकि उसको हमने नहीं रोका, संस्था ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका, उसको हमने उसका राइट दिया। लेकिन वो चूंकि माइनॉरिटी है और उसके कल्चर के लोग यहां पे नहीं हैं, इसलिए इस कल्चर में उसको असहजता हुई और कल से खुदे आना बंद कर देगा, जबकि उसको कोई रोका नहीं, कोई इसको मना नहीं किया, है ना। तो अब ऐसे में उसका शिक्षा दीक्षा का क्या होगा? अब ऐसे मुंह कैसे पढ़ेगा भाई? तो इसी के लिए फिर कहा गया कि हाँ भाई ये तो समस्या होगी कि बहुसंख्यक भले ही अल्पसंख्यक को अपने बीच आने से न रोके, लेकिन कहीं अगर अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक के बीच में जा करके खुद को असहज महसूस करे तो उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए उपाय है आर्टिकल 30। देखिए आर्टिकल 30 लेंगे। आर्टिकल 30 क्या कहता है? तो आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं।
है ना। अल्पसंख्यक समुदाय, अब देखिए, तो अब इस विकल्प से अब क्या हो जाएगा आसानी, कि अब जो विद्यार्थी जिसको की असहजता हुई, अब वो क्या करेगा, वो सीधे जाएगा, देखेगा कि हमारा कम्युनिटी का आदमी कौन स्कूल खोला है कि नहीं, कोई संस्था खोला है कि नहीं, वहां पर पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं, है ना। तो जब देखेगा कि वहां पर हो रहा है, तो सीधे जाकर के वहीं पे एडमिशन ले लेगा। अब वहां पर उसको क्या फायदा होगा, कि वहां मैनेजमेंट भी वैसा ही, सारा पढ़ने वाला विद्यार्थी भी वैसा ही, अब पढ़ाने वाला शिक्षक भी वैसा ही। अब वहां उसको कोई दिक्कत होगा जी, सब लोग एक हो जाएगा, एक संस्कृति का लोग। इसीलिए आर्टिकल 30 कह दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना शिक्षण संस्थान स्वयं चला सकते हैं, खोल सकते हैं, और गवर्नमेंट भी इनको ग्रांट देगा, पैसा देगा, अनुदान देगा। क्या चीज, अच्छा, क्या नहीं लिखे इंग्लिश में भाई, लिख लीजिए, लिख लीजिए। एगो बात सुनो पहले, अगर मान लो कि तो इंग्लिश मीडियम है, इतना इंग्लिश जरूर आना चाहिए कि हम तुरंत कोई लाइन को ट्रांसलेट कर ले, है ना। मीडियम का तो तोहरा सुने पर तो कि तू वकालत कर लो ना। हाँ? लिख लीजिए, लीजिए कि अल्प माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैव राइट्स, minority communities have rights to establish on institution, on institution, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार है अपना संस्थान स्थापित करने का, ठीक है, वो कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, और वो करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जब कर सकते हैं तो अब क्या होगा, कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक के साथ एडजस्ट करने में अगर उसको दिक्कत होगी, तो सरकार ऑलरेडी राइट दी हुई है, संविधान अधिकार दिए हुए हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय अपना स्थापित कर ले। और इसी आर्टिकल 30 के तहत मदरसा भी स्थापित होता है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को भी अल्पसंख्यक माना जाता है। बात आई समझ में कि मदरसा क्यों चलता है, क्लियर है। तो आर्टिकल 30, और ये सब लोग को, बौद्धिस्टों को, जैन को, सिख को, है ना, जो भी अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं, है ना, पारसी को जो कि इस कैटेगरी में है, क्रिश्चियनिटी को, है ना, जो इस कैटेगरी में है कि माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर में, तो उनको ये अधिकार है कि वो अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, और उनको सरकार भी मदद करती है ना, उसमें सरकार का पैसा भी जाता है। तो वहां पे आप नहीं कह सकते हैं कि सरकार क्यों पैसा दे रही है, तो वहां पर सरकार वही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जो आर्टिकल 14 में आपने पढ़ा था, है ना, अनुच्छेद 14 में जो आपने पढ़ा था, तो वही सरकार यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, ताकि वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है ना, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर कहीं खतरे में ना पड़ जाए, उनको दिक्कत ना हो जाए, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिया जाता है। तो 29 कहता है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अगर वो खुद ही बहुसंख्यक के बीच में बैठ करके अगर अपना काम नहीं कर सकते, अपना पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनको यह अधिकार दिया जाएगा कि वो खुद ही अपना संस्थान स्थापित कर ले और उसमें वो शिक्षा दीक्षा का काम चलाए, ठीक है। तो आर्टिकल 30 के तहत ये होता है, उसमें सरकार भी ग्रांट करती है, सरकार भी पैसा देती है। हाँ, हम्म, हाँ, वहां पे अगर अगर आप इसमें आते हैं, तो आपको जैसा कि कल आपने देखा था कि आप अपने कल्चर को उस सीमा तक प्रोटेक्ट कीजिए जहां, जिससे कि सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो। अगर लोक व्यवस्था कहीं पर अगर इम्पैक्ट होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ऑर्डर दिया जाएगा और आपको उसको मानना पड़ेगा, है ना। मतलब कोई भी राइट, ये आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, निरंकुश नहीं है कि आप उसको एक्सट्रीम लेवल पे जाके एंजॉय करेंगे, है ना।
अगर उस हम्म हम्म, कर ले तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इसलिए तो व्यवस्था है, इसलिए दिए हैं, व्यवस्था इसलिए दी है ना। कर लीजिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करिए तो हमने व्यवस्था दिया हुआ है, संविधान ने व्यवस्था दिया हुआ है ना। भारत के संविधान का यही ब्यूटी है कि ये हर तरह का विकल्प आपको देता है ना। भारत का संविधान आपको हर तरह का विकल्प देता है कि आप जितनी सहजता से हो सके अपने जीवन को संचालित कीजिए, है ना। तो ये अगर आप कोई बदल देता है तो ठीक है, नहीं बदलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जब आप सोसाइटी को बहुत बड़े स्तर पे इम्पैक्ट होगा तो बदलना पड़ेगा। हम्म खोलिए, उसके लिए सरकार पैसा नहीं देगी आपको, ना सरकार पैसा देगी, ना कोई ग्रांट मिलेगा, ना कोई अनुदान मिलेगा, अपना खोलिए चलाइए, खुलता ही है, लोग चलाते ही हैं, है ना। सरकार का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सरकार को का सपोर्ट रहेगा, सरकार पैसा भी देगी। चलिए तो 29 में कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए 31 जो है वो 31 अब एग्जिस्ट नहीं करता है ना। 31 एग्जिस्ट नहीं करता है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया, तो ब्लैंक हो चुका है। इसके बाद आप लिखेंगे आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोनों में संपत्ति का अधिकार है, दोनों में राइट टू प्रॉपर्टी का ही चर्चा किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये क्या कहता है। तो अब देखिए इस आर्टिकल को, यानी कि आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसको बी आर अम्बेडकर ने कहा है, नोट करके लिखेंगे कि अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड बाय बी आर अम्बेडकर, सेड बाय बी आर अम्बेडकर, ओके। तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये अंबेडकर साहब ने कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि आप फंडामेंटल राइट जो पढ़ रहे हैं अभी तक, और पढ़ रहे हैं कि ये अधिकार मिलेगा, ये अधिकार मिलेगा, ये अधिकार मिलेगा, है ना। तो ये सारे अधिकारों का गारंटर जो है वो है आर्टिकल 32। 32 आपको गारंटी देता है कि आपका अधिकार जो है वो छीना आपसे नहीं जाएगा, है ना। आर्टिकल 32 से आपको अधिकार देता है कि आपका जो अधिकार है, आपके जो राइट्स हैं वो आपसे नहीं छीने जाएंगे। तो सोचिए कि अगर 32 नहीं होता तो क्या होता, बात बात पे सरकार छीन लेती अधिकार आपका, फिर इसका कोई खास मतलब नहीं रहता। तो आर्टिकल 32 ही जो है वो आपको अधिकार देता है कि इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड देन वी हैव राइट टू आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, है ना। आपके पास अधिकार है अनुच्छेद 32 का, अनुच्छेद 226 का, कि आप 32 के तहत इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो 32 चूंकि अपने आप में फंडामेंटल राइट है, इसलिए अंबेडकर साहब ने इसको कहा कि इट वाज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि ये संविधान की आत्मा है। तो अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई मतलब है जी। कोई कितना भी किसी को मानता हो, प्रेम करता हो, लेकिन मालूम चलता है कि अब मैटर खत्म हो गया, आत्मा निकल गई, सोल गया, अब खत्म, तो लोग कहता है कि भैया अब अगला प्रक्रिया किया जाए, है ना, पहुंचाया जाए इनको, है ना, मणिकर्णिका, है ना। तो है ना, बनारस का बड़ा फेमस घाट है जी मणिकर्णिका। मणिकर्णिका पर अगर आप 2 4 5 घंटा बैठ जाए तो मन में वैराग्य आ जाता है ना।
कि मणिकर्णिका की जो स्थिति है लगातार वहां पे जो लेकिन अब वही बात है कि वहां पर बैठने पर ही कुछ देर बैठिएगा तभी, जैसे उठ करके कुछ दूर आगे आइएगा भीड़ भाड़ में, फिर मैटर बदल जाएगा, है ना। क्योंकि बैराग्य इतना आसान चीज तो होता नहीं है, इतना आसान होता तो सब लोग बैराग्य ले लेते, लेकिन वहां पर जो स्थिति दिखती है वो उससे थोड़ा बहुत मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। तो जैसे कि आत्मा अगर शरीर से निकल गई तो आपके शरीर का कोई मतलब नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मूल अधिकार में से अगर आर्टिकल 32 निकल गया तो पूरा मूल अधिकार का कोई मतलब नहीं है। मतलब शरीर में जो भूमिका आत्मा की है, मूल अधिकार में वही भूमिका आर्टिकल 32 की है। बात समझ में आई? कभी भी अगर आर्टिकल 32 के महत्व पर आपसे पूछा जाए तो आप सेम ये बात लिख सकते हैं और बता सकते हैं, बोल सकते हैं किसी को कि जैसे एक मानव के शरीर में प्राण है वैसे मूल अधिकार में आर्टिकल 32 है। अगर 32 गया तो कोई मतलब नहीं, उठाओ फेंको, अब कूड़ा कचरा हो गया, है ना। हाँ, नहीं, सामान्य तौर पर नहीं हटाया जा सकता है। 222 अच्छा ये बताओ हम बोले क्या था जी? हाँ? हाँ? देख रहे हैं ना? हाँ? हाँ? चलिए कोई बात नहीं है ना। क्या? ये तो शुरू से पढ़ ही रहे हैं आप कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, है ना। तो प्रतिबंधित तब लगेगा जब आप एब्सोल्यूट तरीके से यूज करिएगा, तब आराम से यूज करिएगा, अपने विकास के लिए यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप कुछ एब्सोल्यूट इस तरह से करिएगा तभी आपको ये किया जाएगा, नहीं तो आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 32 है कि कोई छीन नहीं सकता है, मैंने बिना मतलब का आप आराम से अपना अधिकार यूज कर रहे हैं और कोई आके आपका अधिकार छीन रहा है, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा। और प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ठीक है, लिखेंगे कि इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय, इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अंडर दिस आर्टिकल, अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैव पावर, सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू रिलीज 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, टू रिलीज 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, है ना। तो इसी आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो रिट लिखेंगे। पहला रिट, हाँ जी सर, हाँ, केवल फंडामेंटल राइट के लिए, केवल फंडामेंटल राइट। हाँ, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के संदर्भ में आपका अगर फंडामेंटल राइट संविधान के अंदर में नहीं रहता तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता। और ध्यान रखेंगे कि अगर एज यूजुअल ऐसे सामान्य तौर पे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं तो हो जाएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल, है ना। लेकिन जब ये पूछा है कि भारतीय संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर ने किसे कहा था, तब हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, तो अगर नॉर्मल अंबेडकर साहब का नाम ना हो और पूछे कि संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना, और ये पूछे कि संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब ने किसे कहा है, आर्टिकल 32। है, दोनों ऑप्शन में हो, और अगर ई हो एक से अधिक तरीके से ई एक से अधिक में चल जाइए, है ना। हाँ, अगर ऐसा रहे एक से अधिक में जाइए। चलिए, तो 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। तो पहले रिट लिखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कर्पस। ठीक है, दूसरा लिखेंगे परमादेश, मैंडमस, परमादेश, मैंडमस। ठीक है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा परमादेश, हैबियस कर्पस
मैंडेमस। तीसरा लिखेंगे प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथा लिखेंगे उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्टियरी, उत्प्रेषण, सर्टियरी। और नेक्स्ट अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। ठीक है, तो ये पांच हो गए ना। ये 5 तरह के रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि रिट जारी करने के मामले में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? हाई कोर्ट, बिल्कुल हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हाँ, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के में तो जारी कर ही सकता है, फंडामेंटल राइट के अलावे अन्य मैटर में भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सामान्य तौर पे फंडामेंटल राइट के मैटर में ही जारी करता है, अन्य मामलों में जारी नहीं करता है। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर पूछा जाए कि रिट जारी करने के मामले में कौन ज्यादा ताकतवर है, तो कंपैरेटिवली हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अब इसमें जो आप लिखे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बात ठीक वही है जो आर्टिकल 22 में आपने पढ़ा है। आर्टिकल 22 में जो आपने पढ़ा था दंडात्मक निरोध में, कि अगर अपराधी को पकड़ा जाता है तो पुलिस का यह काम है कि 24 घंटा के अंदर में वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे। अब मान लीजिए कि किसी को ऐसा नहीं किया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया, 24 घंटा समय निकल भी गया और उसको नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है, तो उसका कोई भी जो परिवार का आदमी है वो कंप्लेन कर सकता है, और सीधे आर्टिकल 32 के सुप्रीम कोर्ट भी कंप्लेन कर सकता है वो। तो अगर कर देगा कि भाई हम 2-3 दिन से हमारे सदस्य जो है, परिजन है, वो गिरफ्तार हुए हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहां है, किस स्थिति में है, तो ऐसे सीन में क्या होगा, ऐसी स्थिति में कि ऐसे स्थिति में आपको सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिलीज कर देगा संबंधित अधिकारी के खिलाफ, जिस अधिकारी ने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। तो हैबियस कॉर्पस सामान्य तौर पे एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है मुख्य तौर पे सशरीर उपस्थित करना, कि आपने जिसको पकड़ा है उसको सामने ले आइए, है ना, उसको सामने खड़ा कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप इतना दिन से पता नहीं चल रहा है, तो ये तभी रिलीज किया जाएगा जब किसी सिंगल इंडिविजुअल का राइट खतरे में होगा, है ना, उसके जान पे बनाई है, पुलिस ने उठा लिया है, अब पता नहीं चल रहा है कि उसको कहां रखा हुआ है ना, किस स्थिति में है आदमी, और जो नियम है कि 24 घंटा के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ लेके जाना है, आपने मजिस्ट्रेट को भी नहीं उसको पेश किया है, तो ऐसे में कोई भी परिजन जब जाएंगे कोर्ट के अंदर में, तो कोर्ट उनके लिए जो है सो हैबियस कॉर्पस रिट रिलीज कर देगा, और ऐसे में संबंधित अधिकारी को उस अपराधी को पेश करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। क्लियर है, समझ रहे हैं? ये उनको करना पड़ेगा, और ऐसे में अगर कोई भी अधिकारी करता है और ये प्रूव हो जाता है तो उन अधिकारी की नौकरी भी जा सकती है, ऊपर से पनिशमेंट भी उनको लग सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। किसी को पकड़िए तो आप तुरंत उसको 24 घंटा के अंदर में मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करिए, मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी दे देंगे। उसके बाद अगर आपको अपने पास बुला के रखना है तो फिर आप रिमांड मांगिए, अगर आपको रिमांड मिल जाएगा तो आप ला करके रखिए अपने पास, नहीं मिलेगा तो आदमी जेल में रहेगा, है ना। आप उसके साथ किसी प्रकार का कोई ये नहीं कर सकते, उठा करके कहीं काल कोठरी में बंद नहीं कर सकते, ये करेंगे तब हैबियस कॉर्पस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष लाओ, है ना। हिंदी में जो आपने लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या मतलब हुआ, बंदी को प्रत्यक्ष करो, सामने लाओ कि भाई कौन है, क्यों उठाए थे, क्या हुआ था, तो इसके लिए ये रिलीज किया जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? दूसरा जो वर्ड आपने लिखा है परमादेश, मैंडमस, ध्यान रखेंगे कि हैबियस कॉर्पस इंडिविजुअल के लिए आता है, इंडिविजुअल के मैटर में आता है। परमादेश सामान्य तौर पर ये सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आता है ना, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ। ठीक है,
उनको परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, है ना। मैंडेमस का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, इट्स माइन ऑर्डर। तो वो ऑर्डर कोर्ट रिलीज करता है। और ऑर्डर क्या करता है, तो मान लीजिए कि कोई लोक कल्याण का काम है, वेलफेयर का काम है, और बहुत समय से चल रहा है और वो उससे आम लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट क्या कर सकता है, मैंडेमस रिलीज करेगा। और जो अधिकारी उस काम को देख रहा है, उस अधिकारी को कोर्ट बुलाएगा और उनसे पूछेगा कि भाई आप ये काम कितना समय में करा पाएंगे, ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप में से जो भी लोग पटना में अगर अच्छे खासे समय से रह रहे होंगे या पटना के लोकल होंगे, तो आप गौर करेंगे तो आज जो वर्तमान में अटल पथ जो बना है, अटल पथ, है ना, अटल ब्रिज, एक टाइम पे यहाँ पर उसके नीचे एक रेलवे लाइन हुआ करता था, है ना, और उस पे एक पैसेंजर ट्रेन चला करती थी। तो वो पैसेंजर ट्रेन जो है उसमें कोई आदमी नहीं चढ़ता था जी, है ना। उसी के वजह से आज जो आपका ये जो हड़ताली मोड़ है बेली रोड में, न्यू जो आपका ये बना हुआ है म्यूजियम, उसके आगे का जगह, तो वहां पर क्या था, एक क्रॉसिंग था, रेलवे क्रॉसिंग था, जो बंद हो जाता था। ट्रेन कभी आई गई तो बंद हो जाता था, तो जाम वाम ट्रैफिक का भी इशू होता था। लेकिन उस ट्रेन से चलता कोई नहीं था जी, वो ट्रेन बस अपने टाइम से आती जाती थी। कभी कभी उस ट्रेन में आपको एक आध दो लोग अपना दूध दूध लिए हुए दिख जाएंगे, या कभी कभी आप उसमें भैंस वैंस दिख जाती थी, है ना, भैंस यात्रा कर रही है, किसी ने गाय चढ़ा दिया उसके अंदर में, गाय यात्रा कर रही है, आदमी कोई यात्रा नहीं कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि पटना हाईकोर्ट के जज साहब की गाड़ी जा रही थी और रेलवे क्रॉसिंग बंद था। तुम देखा कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में कोई आदमी नहीं जा रहा है, कुछ पशु यात्रा कर रहे हैं, कुछ एक आध आदमी है जो पशु के जैसे ही है ना, वो यात्रा कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट के जज साहब ने देखा यार, ये तो मतलब ये तो सरकार का संसाधन भी खर्चा हो रहा है, ट्रेन आ रही जा रही तो पैसा तो लग ही रहा है ना, ऊपर से आम पब्लिक को प्रॉब्लम भी हो रहा है इस क्रॉसिंग के वजह से, और यहां पर किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आने के साथ ही उन्होंने मैंडेमस रिलीज किया और संबंधित अधिकारियों को बुलाया, उनकी मीटिंग कराई और कहा कि क्या कर रहे हो भाई, क्यों संसाधन बर्बाद कर रहे हो। इमीडिएट आदेश के बाद उस ट्रेन को रोका गया, पटरी उखड़वाई गई, पटरी हटा, और आज देख लीजिए कितना बेहतरीन सड़क वहां पे बनकर खड़ा हो गया है ना। नीचे लोग जा चलते हैं, फिर ऊपर से भी अपना ब्रिज बना हुआ है, तो एक ट्रैफिक का इशू भी खत्म हो गया और उधर का पूरा लुक ही चेंज हो गया, है ना। अगर किसी को दीघा जाना हो तो तुरंत पहुंच जाए इसके माध्यम से, या वहां से अगर इधर किसी को आना हो तो तुरंत आ जाएगा, बिना शहर में घुसे हुए और बिना ट्रैफिक झेले हुए। तो कोई भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सामान्य तौर पर यह जो है मैंडेमस रिलीज किया जा सकता है ना, और वो भी लोक व्यवस्था के संदर्भ में, पब्लिक सर्विस के संबंध में, कि पब्लिक को अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उसके संबंध में कोर्ट जो है सो मैंडेमस रिलीज करेगा। तो मैंडेमस किसके खिलाफ आएगा, सरकारी अधिकारी के खिलाफ, है ना, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ ही वो रिलीज किया जाएगा, ताकि वो पब्लिक के संबंध में जो काम हो रहे हैं वो ठीक से और तय समय पर हो। इसके संबंध में हियरिंग करने के लिए, पूछने के लिए वो कैसा कर सकते हैं। आज जब कोर्ट किसी मैटर में उतर जाता है तो मान के चलिए कि संभवतः वो काम वो करवा देता है ना, कि कोर्ट के पास अपने पावर्स हैं और कोर्ट का अपना एक रेस्पेक्ट है कि सबको उसको मानना पड़ता है। क्लियर है, परमादेश में कोई दिक्कत। इसके अलावे प्रतिषेध, अब देखिए दो आपने लिखा है, एक प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण। दोनों को ध्यान रखना है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही कोर्ट जो है वो कोर्ट के खिलाफ ही रिलीज करता है, मतलब इसका दूसरा से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट स्वयं कोर्ट के खिलाफ ही रिलीज करेगा, चाहे वो प्रोहिबिशन हो चाहे वो सैटियरी हो। अंतर क्या है ये समझिए। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, और प्रतिषेध का अर्थ होता है रोक देना, है ना, रोक देना। अब देखिए ये कोर्ट किसके खिलाफ रिलीज करेगा, तो जो सीनियर कोर्ट है वो अपने से जूनियर कोर्ट के खिलाफ, है ना। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को यह पता चलता है कि हाई कोर्ट कुछ ऐसा मैटर हियर कर रहा है, ऐसा मैटर हियरिंग कर रहा है जो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। अब ऐसा मैटर हाई कोर्ट सुन रहा है, ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को मालूम चलेगा तुरंत वो प्रोहिबिशन रिलीज कर देगा और रोक देगा, यार क्या कर रहे हो,
है ना, ये तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। तो जब कोई निचला अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में ऊपरी अदालत उसके खिलाफ क्या करती है, रिट जारी कर देती है, और वो होता है प्रतिषेध का रिट, है ना। उसको रोक देती है, रोक लगा देती है। रोक लगा देने का मतलब हुआ कि अब आप वो काम नहीं कर सकते हैं, अब वो दूसरा कोर्ट करेगा, मतलब जो सीनियर कोर्ट है वो करेगा। क्लियर है? तो प्रतिषेध में कोई दिक्कत, इसका मतलब यह है रोक देना, ठीक है, स्टॉप कर देना। और कब? जब कोई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहा होगा, तो सीनियर कोर्ट जो होगा, जैसे अगर हाई कोर्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ ला देगा, और अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट ऐसा काम कर रहा है, जिला न्यायालय, तो उसके खिलाफ उस राज्य का हाई कोर्ट रिलीज करेगा। क्लियर है? तो कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम नहीं कर सकता। क्लियर है? उत्प्रेषण, सैटियरी का मतलब होता है उठा लेना या मंगा लेना। अब इसका प्रयोग किस स्थिति में होगा? तो इसका भी प्रयोग कोर्ट ही करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मुद्दा है जो हाई कोर्ट में बहुत वर्षों से चल रहा है, और उस पर हाई कोर्ट वर्डिक्ट नहीं दे रहा है, मतलब अपना फैसला नहीं दे रहा है, और लंबा समय हो गया, मैटर चलते 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 अच्छा खासा समय निकल गया, और कोर्ट जो है सो फैसला नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो आदमी जाकर के सीनियर कोर्ट में अपील करेगा कि अब देखिए क्या हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यदि देखेगा और ये समझेगा कि हाँ इस मैटर में तो फैसला आ जाना चाहिए था, है ना, ये लोक व्यवस्था का मैटर है, अभी तक इसमें नहीं आया, तो इससे आम जनता को ही परेशानी हो रही होगी, तो ऐसे में वो क्या करेगा, सर्टियरी रिलीज कर देगा और कहेगा कि हो गया, अब आप छोड़ दी, ये काम हम देख लेंगे, है ना, बस उसको अपने पास उठा करके मंगा लेगा। दोनों में अंतर क्या है? प्रतिषेध में निचली अदालत अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा था, और उत्प्रेषण में वो काम अपने अधिकार क्षेत्र में ही कर रहा है, लेकिन देरी कर रहा है। तो देर से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय है। अगर आप किसी को देरी से न्याय दे रहे हैं तो अन्याय ही है। अब मान लीजिए किसी आदमी ने अपने 20-22 वर्ष की अवस्था में कोई कांड कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, और न्यायपालिका के द्वारा उस मैटर को सुनते 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 उस आदमी को सजा जब आया तब उसका एज हो गया 60 साल, और 7 साल में उसको कोर्ट कहता है कि भाई तुमको हम उम्र कैद की सजा देते हैं। उसके लिए तो अच्छा बात हो गया, घर रहेगा, कौन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, दिक्कत है। 60 वर्ष की उम्र जेल चल गया तब बुढ़ापा सुरक्षित हो गया, है कि नहीं? जेल में एकदम टाइम से सब ये करेगा, है ना, जेल में क्या करेगा, टाइम से सब खाना वाना टाइम से मिल जाता है जेल में। ज्यादा मैंने दिखावा होता है कि बहुत कष्ट है, ये हो है, लेकिन जेलर की जिम्मेवारी है कि जेल में किसी कैदी को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, है ना। तो जेल का जो रूटीन है उसके हिसाब से सारा चीज मिल जाता है ना। है काम तब करना पड़ेगा जब आप उस स्थिति में होंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं थोड़ी ना आपसे काम लिया जाएगा, आप युवा अवस्था में तब काम, है ना। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपसे काम नहीं कराया जाएगा। उसके अंदर भी मानवाधिकार है, जेल के अंदर में भी मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। हम्म हम्म क्या आया था? हाँ, क्षमता से अधिक लोगों को रखा जा रहा था। हाँ, तो बढ़िया ना, मन लग रहा होगा, सब साथ ही रहता होगा। हाँ, मान लीजिए कि क्षमता से अधिक रहेगा तो ठीक ना है, सब अपना बतियाते रहेगा आपस में, बोलो तू किस कांड में आए थे भाई, वो कहेगा हम ऐसे कांड, मन लगेगा, है कि नहीं? लेकिन नहीं रखना चाहिए, है ना। है मतलब क्षमता के मुताबिक ही रखना चाहिए। और बहुत तरह के, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे इलाहाबाद, हाँ, इलाहाबाद के अंदर से एक निकला जिसमें कि एक बाबा हैं जो गए थे जेल में प्रवचन सुनाने, है ना, अनिरुद्धाचार्य, बाबा का नाम है अनिरुद्धाचार्य, जो कृष्ण कथा कहते हैं। तो जेल में गए थे, जेल एसपी ने उनको बुलाया हुआ था, क्या पाइए ना, जेलर वहां के जो थे उन्होंने बुलाया था कि आप कैदियों के साथ को कथा सुनाइए। तो उन्होंने कथा सुनाया कैदियों को, बहुत ज्ञान का बात बतिया रहा था सब कैदी सब जी। तो अंदर जाने के बाद ऐसा हूँ ज्ञान चक्षु खुल जाता है, बाहरवा बंद रहता है, अंदर में जाने के बाद वास्तविकता समझ में आ जाती है कि हम क्या किए हैं और करने के बाद क्या उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है ना। तो मतलब अजीबोगरीब तरह का अपराध करके सब अंदर गया हुआ है जेल के अंदर में, है ना।
तो उसमें उनका बाबा का प्रोग्राम कराया गया था, 5-6 दिन का प्रोग्राम था, उन्होंने अपना किया। तो ये सब चीजें अब हो रहा है हम लोग के यहाँ भी, मतलब ये प्रोग्रेसिव चीजों को दिखला रहा है कि अब जेल में अगर कोई अधिकार कोई चला गया है तो उसके भी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, है ना, मानवाधिकार है, तो उसके हिसाब से उसको भी एंटरटेन करने का प्रोग्राम होता रहे, या उसको थोड़ा ज्ञान व्यान कुछ अच्छी चीजें उसको बताई जाए। तो तमाम चीजें जो है सो जेल के अंदर में भी कराई जा रही हैं। जो ये अभी कुछ 1 आध महीना पहले का बात है जो वहां पे होता, उसके तमाम सोशल मीडिया पे उसकी न्यूज वायरल हो रहे थे कि क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं कैदी सब, ये क्या जवाब दे रहे हैं, है ना। तो ये तमाम चीजें वहां पे हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जेल के अंदर में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर 60 के बाद जाए तो। 60 के बाद जाए तो कोई दिक्कत है? घर में तो उतना मान लीजिए केयर वेयर मिलेगा नहीं, वहां टाइम टू टाइम सब भोजन कम से कम मिल जाएगा, है ना, वो तो उतना रहेगा। और वहां पर कोई मरने नहीं देगा जल्दी। अगर जेल के अंदर कोई कैदी मरता है तो जेलर को जवाब दे देते, हालत खराब हो जाता है ना। तो पूरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया तो सरकार अपना पैसा से इलाज कराती है, तुरंत हॉस्पिटलाइज करेगी, दिखाओ भाई इसको क्या हो गया नहीं हो गया, तमाम सुविधा सरकार देती है ना। है इसमें रहने के लिए क्राइम कराना पड़ेगा जी, अपराध करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा कर्म करे कि बुढ़ापा ऐसे ही बढ़िया से कट जाए, है ना, उसके लिए अंदर नहीं जाना पड़े, है ना। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, उस पर देखा जाएगा कि उनकी एक्टिविटीज क्या है। और जैसे कि ये सामान्य तौर पे वो लोग को मिलता है, जैसे मैंने पीछे आपको जब आर्टिकल 20 पढ़ाया था, आर्टिकल 22, तो हमने कहा कि अगर कोई जुवेनाइल कोई अपराध करता तो उसका मैक्सिमम सजा 3 साल है। तो उसमें पढ़ने ओढ़ने हर चीज का सुविधा मिलता है। आज जब अपना सजा आप काट लिए, कंप्लीट कर लिए, आप बाहर आ गए, तो आप अपराधी नहीं है, फिर आपके साथ एकदम जनरल बिहेव किया जाएगा। जो हमने निर्भया का आपको उदाहरण भी दिया था, निर्भया कांड का, है ना, कि उसका जो जुवेनाइल जो सबसे छोटा जो ये था अपराधी था, वो फ्रीली घूम रहा है आज की डेट में, है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं, 3 साल का अपना सजा काट के आ गया बाहर। तो वहां पे है। जेल भी क्या है, जेल एक आपको एक प्रकार से सुधार का जगह है कि आपको रिफॉर्म किया जाए, है ना, आपने जो अपराध किया उसका दंड दिया जाए, है ना। अब जैसे पुलिस कोई किसी को मार देती है, तो मार देती है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस अपराधी को खत्म करती है, अपराध को नहीं। और अपराधी और अपराध दोनों अलग अलग चीज है। तो पुलिस का टारगेट या सिस्टम का टारगेट अपराधी खत्म करना नहीं होना चाहिए, अपराध खत्म करना होना चाहिए। क्योंकि आप जब तक अपराध नहीं खत्म करेंगे अपराधी खत्म नहीं होंगे। अगर आप आज एक किसी को मार दीजिएगा ना, तो हो सकता है कि बदले में 10 जन्म ले ले। कितनों को मारिएगा आप? तो ऐसे में आप किसी को न मार करके उसको आप ये अगर समझाने में सक्सेस हो गए कि अपराध करना बुरा बात है, मत करो अपराध, तो अब वो बाहर भी ये मैसेज देगा अन्य लोगों को। जैसे अब अंगुली माल का किस्सा आपने पढ़ा होगा, अंगुली माल को महात्मा बुद्ध जब ठीक करने गए तो क्या मार दिया उसको? जबकि प्रसंजित जो कौशल प्रदेश के राजा थे वो कह रहे थे कि सेना लेके जाइए, बुद्ध कहे कि सेना नहीं चाहिए हमको, ऐसे ही जाने दो। बुद्ध ने समझाया, अब बुद्ध के समझाने का ऐसा असर हुआ कि अंगुली माल ने अपराध करना छोड़ दिया। तो बुद्ध ने अपराधी खत्म नहीं किया, अपराध खत्म किया। तो पुलिस का अप्रोच क्रिमिनल को खत्म करने का नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल के आइडियोलॉजी को खत्म करने का होना चाहिए कि लोग अपराधी बनते क्यों हैं। वो जो मैसेज है उसको अगर ठीक से कन्वे किया जाए तो हो सकता है कि लोग इस तरह की दुनिया में आए नहीं, है ना, इस तरह का काम करे नहीं। तो ये बेसिकली ये होना चाहिए। तो इसलिए जो जुवेनाइल लोग जो होते हैं, जो छोटे बच्चे जो ऐसा क्राइम करते हैं, तो माना जाता है कि भाई इनको तो ज्ञान ही नहीं है, इनको तो पता नहीं है कि भाई अपराध क्या होता है, और इनसे हो गया तो 3 साल तक इनको रखो अंदर में। और उसको कहते हैं बाल सुधार कारागृह, है ना। तो उनको सुधार के लिए रखते हैं, सुधार उधार करके या फिर उनको रिलीज कर दिया जाता है। फिर वो अपना रिलीज हो जाता है, अपने जीवन में वो जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि वो सजा काट चुके हैं। तो सजा काट लेने के बाद यही आपको नवादा के अंदर में एक विद्यार्थी था जिसने आईआईटी पास कर लिया था जेल में रह करके। जेल में था, उसको सजा था, आईआईटी पास कर गया। बढ़िया जगह है जेलबाजी। अब पूछे कैसे? फोकस, फोकस करने में दिक्कत नहीं होगी, कोई नहीं है जो आपको भटकाएगा। जेल में कौन मिलने जाएगा आपसे, है ना। मोबाइल भी नहीं है, नेट इंटरनेट नहीं है, है ना, कि आप यूट्यूब पर रील्स देख के टाइम बर्बाद करेंगे, है कि नहीं।
तो अगर वहां चल गए तो आपको, या तो आप अलग बलर बात कीजिए कोनो, अगर आपके मन के मुताबिक अपराधी मिल गया तो, नहीं तो पढ़ना है तो पढ़िए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है वहां पर, है ना। अब वहां यो नहीं है कि पुरुष वार्ड और महिला वार्ड अगले बगल में है, डिस्ट्रैक्शन तो वो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। महात्मा बुद्ध महिलाओं को बौद्ध धर्म में नहीं आने देना चाहते थे जी। महात्मा बुद्ध का एकदम स्पष्ट निर्देश था कि विमेंस जो है उनकी एंट्री बंद रहेगी बौद्ध मठ में। लेकिन महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था आनंद। आनंद कहा कि गुरुजी आने न दीजिए, छोड़िए। कहा तो बुद्ध ने कहा कि पगला, आने तो हम दे देंगे, लेकिन सोच लो कि जो धर्म 5000 वर्ष आगे जाएगा वो हम कह दे अगर महिलाएं आ जाएंगी तो 2000 वर्ष में ही खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए कि इसमें कौन गलत, पुरुष की महिला? किसके वजह से महात्मा बुद्ध रोक रहे थे? तो गलत कौन? यह ना गलत सोचे, गलत पुरुष, पगला, महिला गलत। महात्मा बुद्ध कहे कि, आनंद कहे कि गुरुदेव इतना डर कह रहे हैं आप, आने न दीजिए। तो महात्मा बुद्ध बोले कि हमको वो लोग से डर नहीं है, हमको तेरा सबसे डर है ना, तू लोग मैटर खराब कर देगा सब। तो बोले कैसे? बोले कि ये सन्यास आश्रम है ना, तो जब भी अगर दो लोग रहेंगे यहाँ पर, दो अलग अलग जेंडर के लोग, तो सीधी सी बात है कि वहां पर दिक्कत होगी, है ना। तो जब दिक्कत हो गया तो इसलिए हम पहले ही से नियम बना दिए कि भाई खाली एक ही जेंडर रहेगा, पुरुष सब रहेगा केवल। और आप देखिए कि बुद्ध के कहने पर एंट्री तो दे दिया महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को। और आप बौद्ध धर्म का विभाजन पढ़िएगा तो पहला विभाजन उसका जो दूसरा संगति था उसके अंदर हुआ था अस्थाविर और महासंघिक के रूप में। दूसरा विभाजन हुआ उसका हीनयान और महायान के रूप में, चतुर्थ जो बौद्ध काउंसिल हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के टाइम में। और उसके बाद तो माने बंटवारा का लाइन ही लग गया बौद्ध धर्म में, है ना। हीनयान, महायान के बाद काल चक्रयान, वज्रयान, है ना, बहुत तरह का या। और उसके बाद उसमें इतना भ्रष्टाचार आ गया, बौद्ध मठ में इतना भ्रष्टाचार आ गया कि बौद्ध धर्म के उस समय बदनाम होने के बाद ही गुप्त के फेज में जब शंकराचार्य का उदय हुआ तो एक बार पुनः सनातन संस्कृति स्थापित हुई थी। अन्यथा वैदिक पीरियड के बाद तो आप देखेंगे कि पूरा सनातन संस्कृति का ये हो गया था कि हो। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो अगर भली भांति फल रही थी तो फिर सनातन संस्कृति कैसे स्थापित हो गया फिर से? हम्म हम्म ठीक है। देखिए देखिए, बौद्ध धर्म के अंदर में तमाम तरह की बुराइयां और कुरीतियां आई बुद्ध के जाने के बाद। और उस कुरीति से पे उस समय कोई ऐसा बुद्ध जैसा स्पीकर नहीं था जिसको खत्म कर पाए। ये कुरीति और बुराइयां हिंदू धर्म में भी आई उत्तर वैदिक काल के बाद। जब कोई चीज खराब होगा ना तभी दूसरा विकल्प कोई ढूंढेगा, नहीं तो जब तक वैदिक धर्म बहुत बेहतर स्थिति में था, कहां बौद्ध धर्म आया था, कहां जैन धर्म आया था, कहां कोई उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में बहुत तरह का गलत चीज आ गया, गलत प्रचार प्रसार हो गया, तो उसका विकल्प लोग तलाशना शुरू किया। तब विकल्प बौद्ध धर्म मिला, जैन धर्म मिला, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन महात्मा बुद्ध और उसके कुछ समय तक ये सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें भी भ्रष्टाचार, इसमें भी दिक्कत और समस्याएं जो है सो वो आने लगी। और शंकराचार्य का जब उद्भव हुआ तो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में जो खामियां थी उसको बाइफरकेट किया। जो उत्तर वैदिक काल में जो समस्याएं आ गई थी उसको बाइफरकेट किया। अब पुनः उस जो है सो हिंदू धर्म को व्याख्यायित किया। लोगों को फिर से हिंदू धर्म आकर्षित करने लगा। तो जो भी लोग इधर उधर हुए थे वो फिर से इधर आ गए और राज्य के संरक्षण भी प्राप्त हो गया। गुप्त वंश को देख लीजिए, गुप्त वंश सनातन को मानने वाला वंश था, है ना। और राजा का समर्थन मिल गया वहां पे। और उसके बाद आप जो गुप्त शासक थे उनके सिक्कों को देखिए, है ना,
उनसे सिक्कों को देखिए कि सिक्कों पर जब सनातन के जो देवी देवता है उनका चित्र अंकित है, वो दिखाया जाता है। और उस समय बौद्ध धर्म में कोई ऐसा स्पीकर नहीं था जो उनके पार्लर खड़ा हो सके। और पार्लर नहीं खड़ा हो सकने की वजह से हमारा सनातन संस्कृति जो है सो एक बार फिर से स्थापित हो गया। लेकिन अगर वो कुरीति और अगर वो समस्याएं नहीं आई होती बौद्ध धर्म के अंदर में, तो इसको स्थापित करना बहुत मुश्किल था। अब है कि ये वर्ल्ड में इतना फेमस हो गया, हमारे यहाँ फेमस नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। वर्ल्ड में लगभग 18 कंट्रीज हैं जो बौद्ध धर्म को मानती है। इसका रीजन ये है कि ये जहां जहां भी इसका एक्सेप्टेंस है वहां डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एक ही कम्युनिटी है और वो इसको आसानी से मान रही है। लेकिन भारत जैसे देश में जो इतना डाइवर्स है, वर्ल्ड में इतना डाइवर्सिटी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा जितना इंडिया में है। आपको हर जाति धर्म संप्रदाय के एक आध दो लोग आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पर, है ना, जो यहाँ के मूल नागरिक है, जो यहाँ पे रह रहे हैं बहुत वर्षों से। तो इस डाइवर्स फीचर में बौद्ध धर्म का स्टेबल होना आसान नहीं था। लेकिन जहां पर डाइवर्स फीचर नहीं था वहां पर जाकर स्टेबल होने में कोई दिक्कत नहीं था, वहां पे जाकर स्टेबल हो गया। लेकिन जितने 18 देश हैं उन 18 का अगर जनसंख्या जोड़ दिया जाए तो उससे अकेले ज्यादा भारत का हो जाएगा। अभी भारत अब पूरे वर्ल्ड से ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 पे है हम। तो डाइवर्सिफिकेशन को ग्रहण करने का क्षमता जो सनातन के अंदर में है ना, वो किसी के अंदर में नहीं। ये अपने 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 डाइवर्सिफिकेशन को समाहित करता है और इसीलिए इसका कंसेप्ट ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा ही हमारी कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो यही आइडियोलॉजी है जो कहीं पर भी सस्टेन कर सकता है, क्योंकि हमें आज तक कभी सिखाया ही नहीं गया कि किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी को गलत बोल दो, किसी का अपमान कर दो। हमें सिखलाया गया है कि तुमको अगर किसी से परिचय भी नहीं है तो वो भी तुम्हारा भाई बंधु हो सकता है, क्योंकि ये पूरा वसुधा ही तुम्हारा कुटुंब है। तो हमें सस्टेन करने में कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए आप देख लीजिए, आपसे मित्रता करने में वर्ल्ड में कोई नहीं हिचकेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि कल्चर क्या है। कल्चर कह रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, है ना। अभी हमने G20 का नेतृत्व किया दिल्ली के अंदर में, उसका थीम वाक्य क्या था, यही था वसुधैव कुटुंबकम। पूरा वर्ल्ड का जो जोन है 9-10 सितंबर 2023 को इंडिया बन गया था, है ना। जब सितंबर महीने में हम यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन कर रहे थे, पूरी वर्ल्ड के लीडर्स आए हुए थे, जो पावरफुल लीडर्स है। एक आध दो को छोड़ दे तो जिससे हमारा संबंध खराब है, चाइना वाला, है ना, तो नहीं आया तो बढ़िया हुआ, वो नहीं आया तो हम लोग बढ़िया गेम कर दिए, है ना। डिप्लोमेसी इतना तगड़ा किए कि उसके नहीं रहने पर जितना काम सब फंसा था सब हम लोग अपना पास करवा लिए। बाद में उसको मालूम चला कि नहीं आके भारी मिस्टेक किया, है ना। तो जो डिप्लोमेट्स है उसको पता है कि हमको किस तरीके से अपना चुनौती को भी अपना अवसर बनाना है, तो वो सारी चीजें हमने वहां पे कर लिया, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुई। खैर, तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे उत्प्रेषण, उसका क्या मतलब है कि उठा करके मंगा लेना। तो अगर कोई मैटर बहुत लंबे समय से चल रहा है तो उस मैटर को जब अपने पास सीनियर कोई भी कोर्ट मंगा लेता है तो उसी को कहते हैं सर्टियरी, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट कर सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट इसका है वो क्या है, अधिकार परीक्षा, है ना, क्यो वारंटो। अभी क्यो वारंटो क्या है, तो देखिए, आप वही काम कर सकते हैं जो काम करने का आपके पास अधिकार है। आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। आप यदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम करेंगे तो तुरंत आपके खिलाफ जारी हो जाएगा क्यो वारंटो। किस अधिकार से कर रहे हैं, कौन सा अधिकार आपके पास है ना। इसलिए हर व्यक्ति का अपना गाइडलाइन है, अपना काम है, वो अपने वही काम कर सकता है जिसके लिए कि उसको ऑथोराइज्ड किया गया है। जिस चीज के लिए उसको ऑथोराइज नहीं किया गया है वो काम वो नहीं कर सकता है। अगर अपने अथॉरिटी के अगेंस्ट में जाकर के कोई काम करता है तो उसके खिलाफ में क्यो वारंटो रिट रिलीज किया जा सकता है और उससे पूछा जाएगा कि आप ये काम किस अधिकार से कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम गाड़ी लेकर के सड़क पे चलते हैं तो सिपाही जी लोग गाड़ी रोक देता है ना, रोको रोको गाड़ी को, उनका रोकने का अधिकार नहीं बनता है। कानून जानने वाला, संविधान जानने वाला उनका उपाय कर देगा। आपके गाड़ी
सिर्फ वही रोक सकता है जिसके कंधे पर कम से कम एक स्टार तो हो। वैसे तो रोकना डबल स्टार वाले को चाहिए, है ना, एक स्टार कम से कम हो। तो हो जनरली होता क्या है, अभी से धूप है बहुत, तो सिपाही जी रहेंगे रोड पर और दरोगा जी रहेंगे पीपर पेड़ के नीचे, है ना, पान खाते हुए, गुटखा खाते हुए। ये सब ना करता है जी ऐसा, मुंह लाल किले रहेगा पूरा एकदम, है ना, खुल के बात, खुल के बोलियो नहीं पाएगा, है ना, पता ना, दारोगा, है ना, रोवा चाहे गावा द, है ना, दा रोगा, चाहे रोला चाहे गाला, कुछ दे के जाओ, गाड़ी रुकल बा तो देवे के पड़ी भाई, है ना, बिना दिले गाड़ी ना भरतो, है ना, इसलिए इनको कहते हैं दारोगा, है ना, रो चाहे गाओ देना पड़े कुछ। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रहता है साइड में कोनवा में खड़ा रहेगा, चाहे बैठल रहेगा कहीं एकदम, जब जाइएगा ना तो ऐसे करके देखेगा, है ना, देख मिलाइएगा, एकदम ऐसे ही करता है सब, है ना। हमारे साथ एक बार हुआ था, हमारे दरोगा जी तरफ बताते हैं, है ना, बुलाते हैं एसपीएस साहब के, तब बनाया बिल हमारा, फाइन मारना, है ना, यही इनकम टैक्स का मैटर था। तो यहां पर क्या है कि अब ये इस तरह की स्थिति बनती है। तो पहला बात तो आपका गाड़ी वही रोक सकता है जिसे कंधे पे स्टार हो, दूसरा कोई को गाड़ी रोकने का अधिकार ही नहीं है, राइट ही नहीं उनके पास। तुरंत उनके पास फंडामेंटल राइट का वायलेशन अक्यो वारंट टू रिलीज करा सकते हैं, अधिकार पूछे किस अधिकार से हम आप रोक रहे हैं गाड़ी, नौकरी चल जाएगा तुरंत। तो जो जिनके पास अधिकार है उनको रोड पे खड़ा होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए गाड़ी, है ना। हम अगर सिविलियन हैं तो थोड़ा ना कुछ भी कि आप हमारे साथ कोई भी बिहेव करिएगा, पैसा देते हैं देश को भाई, टैक्स देते हैं ना, हमारे टैक्स पे ही तो उनको पैसा आता है, वेतन आता है, कहां से पैसा आता है, पूरा भारत का जनता, गरीब से गरीब आदमी, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है ना जी, गरीब से गरीब वंचित आदमी जिसके पास रहने को घर नहीं है, पलानी झोपड़ी खपड़ेल में रह रहा है, वो जाके 1 रुपया का शैंपू खरीदता है तो उसमें भी जीएसटी लगता है, और जा रहा है सरकार के पास, तो पैसा तो वो दे रहा है, फ्री में थोड़ा ना ड्यूटी कर रहे हैं आप, उसी के पैसा से आपको जा रहा है पेमेंट, और उससे आपको पेमेंट मिल रहा है। तो आप एक्चुअल में आप क्या हैं, एक्चुअल में आप जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हैं, और ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है नौकरशाह। एंड ऑफ द टाइम आप नौकर हैं, इस स्थिति को जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है, नहीं समझेंगे तो फिर बेइज्जती झेलनी पड़ती। देखते हैं ये नेता सब तुरंत बेइज्जती कर देता है कि नहीं कर देता है, आम आदमी तो बेचारा डर जाता है, आम आदमी तो बेचारा हाथ जोड़ देगा तुरंत, अधिकार नहीं पता है तो सोचेगा कि अपना में अगर गलती है तो हाथ जोड़ने का कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन अगर अपने में आप सही हैं, आप रूल्स को जानते हैं और आप रूल को फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपको कोई भी तंग करता है तो भारत का संविधान है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए, बशर्ते कि आप में वो कॉन्फिडेंस हो कि आप अपने संविधान को ठीक तरीके से मानते हैं और नियम कानून को भी आप मान रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, अब आप जैसे कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो कभी कभी आरपीएफ वाला सब टिकट मांग देता है, देखेगा ना कि साइड साइड में कोई नहीं है तो ला टिकट दिखाओ, आम आदमी डर गया, नहीं टिकट पैसा ला, पैसा ले लेगा। ट्रेन के अंदर में टिकट चेक करने का अधिकार केवल और केवल टीटी का है, और कोई मांगेगा तो हम टिकट उसको नहीं दिखाएंगे, उसका अधिकार ही नहीं है। जिसके पास जो अधिकार है वो केवल वही अधिकार अपना प्रयोग कर सकता है, दूसरा नहीं। जिसका स्टेशन पर ड्यूटी है वो ट्रेन में घुस जाए और ट्रेन में घुस के कहे कि हमको अपना टिकट दिखाओ, कहा कि हम रेलवे स्टाफ है, तो रेलवे स्टाफ है तो तुम्हारा दूसरा काम है, तुम अपना काम करो, है ना। तुम्हारे पास काम करने का जो अधिकार है, जो ऑथेंटिसिटी है, वही काम आप कर सकते हैं, उसके उलट आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकता है, और जब कंप्लेन होगा तो आपको आएगा क्यों वारंटो का नोटिस, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि किस अधिकार के तहत आप ये काम कर रहे हैं, जबकि आपको ये काम करने का अधिकार ही नहीं। तो इस प्रकार से आर्टिकल 32 के अंदर में जो है ये 5 तरह के जो रिट्स हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति में लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना, जिसमें अलग अलग स्थिति होती है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अपना अलग जिम्मेवारी है, परमादेश का अलग जिम्मेवारी है, प्रतिषेध का अलग जिम्मेवारी है, उत्प्रेषण का अलग जिम्मेवारी है, और अधिकार परीक्षा का अलग है ना। हैबियस कर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्यो वारंटो, ये सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन है और अपने हिसाब से ये काम करते हैं। बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? क्या अगर कोई भी व्यक्ति
अपने अधिकार के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है, कोई इंडिविजुअल भी। अब आप जैसे कि लोग मान लीजिए कि जाकर के किसी का प्रॉपर्टी आप हड़प लिए, है ना, प्रॉपर्टी आप हड़प लिए, है ना, उसका किसी के और नाम पर प्रॉपर्टी है और आप जाकर के दावा कर दिए कि मेरा प्रॉपर्टी है, तो जाएगा कोर्ट में, कंप्लेन करेगा कि हमारे प्रॉपर्टी को ये करे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो फंडामेंटल राइट नहीं है तो इसमें आप सीधे हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, हाईकोर्ट तुरंत रिलीज कर देगा, क्योंकि हाईकोर्ट तो हर मैटर में कर सकता है, रिलीज करके पूछ देगा कि भाई आप बताइए कि आप किस अधिकार के तहत आप इस प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं, आपके पास क्या अधिकार है ना। अगर आपके पास कागज है तो आप दिखाइए, कागज कागजात है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो उसके आधार पे माना जाएगा। तो ये किसी कोई भी अनाधिकार तौर पर, यानी कि बिना किसी अधिकार के किसी भी संपदा को, किसी भी संपत्ति को या किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके खिलाफ अगर कंप्लेन होता है तो कि हम किस अधिकार के तहत करें, अगर उसके पास अधिकार है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकार नहीं होगा तो कार्रवाई हो जाएगी। क्या बिल्कुल, अगर आप अपने अधिकार परीक्षा अधिकार के खिलाफ जाएंगे, कोई भी अगर अपने अधिकार के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ ये किया जा सकता है। हाँ, नहीं फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका मुद्दा कोई अगर वकील है तो वो पीआईएल डाल सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं जनहित याचिका। आप भले नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा वकील अगर आपके मैटर को देख लिया और लग रहा है कि उसको कि आप बहुत पीड़ित हैं, तो आपके बदले वही पिटिशनर बन जाएगा और वही जाकर के आवेदन कर सकता है। अगर आप मतलब ऐसा कुछ है तो आप उसके माध्यम से करा सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये तो कोर्ट का ना मैटर है जी। कोर्ट का दिक्कत है ना, जब मतलब कोर्ट का दिक्कत है कि कोर्ट को अगर कोई मैटर में बहुत देर से न्याय कर रहा है, दीवानी मामला बहुत लंबा खींचता है ना, सिविल मैटर थोड़ा लंबा जाता है, संपत्ति का मामला लंबा खींच जाता है, तो ये कोर्ट का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जजों की संख्या बहुत कम है ना, और हमारे यहाँ जनसंख्या विश्व का सबसे ज्यादा है, तो आप जनसंख्या और जज अनुपात बहुत बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन। तो अब इस ह्यूज डिफरेंस में आपको न्याय मिलने में देरी होगी ही होगी। तो इसका एक ही उपाय है कि आप बड़े स्तर पे जजों की वैकेंसी करें, है ना, ब्रांचेज बना दें। एक पूरे इतना बड़ा देश है, सुप्रीम कोर्ट एक ही को है, सुप्रीम कोर्ट आप दूसरा नहीं बना सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच तो आप खोल ही सकते हैं। आप ब्रांच स्टेब्लिश करके जल्दी जल्दी आप न्याय दीजिए लोगों को, क्योंकि देरी से न्याय मिल रहा है, इसी वजह से लोगों का न्याय पर से भरोसा भी कम हो रहा है। अगर आम पब्लिक पुलिस के द्वारा किए गए किसी अवैधानिक काम का सपोर्ट करती है, तो इसका मतलब ही नहीं कि आम पब्लिक रक्त पिपासु हो गई है ना, आम पब्लिक राक्षस बन गई है, ऐसा नहीं है। अगर आम पब्लिक मान लीजिए किसी एनकाउंटर का सपोर्ट कर रही है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि आम पब्लिक रक्त पिपासु हो गई है? बिल्कुल नहीं। आम पब्लिक के साथ दिक्कत यह है कि वो ये सोच रही है कि ठीक है, जुडिशरी को तो न्याय करना चाहिए, लेकिन जुडिशरी न्याय करते करते इतना टाइम लगा देती है, इतना बार बेल मिल जाता है अपराधी को, कि जो आदमी जो जो पीड़ित है उसको ही अपने जान का संकट बना रहता है। तो ये न्यायपालिका की जिम्मेवारी है कि न्यायिक संस्था में आम जनता का विश्वास बढ़े, तो इसका एक ही उपाय है कि वो जल्दी से न्याय करे। न्याय करेगी जब आम आदमी को दिखेगा कि जिसने अपराध किया उसको कोर्टे फांसी दे दिया, तो कभी भी आम आदमी पुलिस के द्वारा किए गए किसी भी अवैधानिक काम को न्यायोचित नहीं मानेगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोर्ट ही देरी कर देता है, पुलिस जांच करने में देरी लगा देती है। तो जांच प्रक्रिया इतना जटिल है, जस्टिस प्रक्रिया इतना जटिल है कि कांड आप निर्भया कांड ही देखिए ना, पूरा देश कितना बवाल मचा था। 2012 का कांड और 2021 में फांसी हुआ, और 2019 का कांड और 19 में जस्टिस, तो जनता खुश किससे होगी जी? 19 वाला से खुश हो जाएगी। तो जनता का दोष थोड़ी ना है कि जनता ये कर रही है, दोष तो सिस्टम का है कि आप जल्दी जल्दी न्याय कीजिए। कोई अपराध किया, आप चलाइए फास्ट ट्रैक कोर्ट, तुरंत हियरिंग करिए, एक टारगेट दीजिए कि 2 साल 3 साल में हम सजा दे देंगे। जनता वैसे ही इस चीज का सपोर्ट नहीं करेगी, पुलिस के लिए भी परेशानी नहीं होगा। मतलब पुलिस को भी तो माने पुलिस बहुत मेहनत करके कोई बहुत खूंखार अपराधी को पकड़ लिया, तो पुलिस को भी तो जान का डर है जी, कि वो अपराधी अब बाहर आएगा तो पुलिस को खोज ना लेगा कहीं से, पुलिस को भी डर है। तो पुलिस तो चाहती है कि इसको मैटर निपटाइए दे, कि काहे हम एगो अपना मैंने कष्ट लेकर के घूमे, है ना।
तो अब उजाएगा, उधर से कोई कोई को महंगा वकील कर लेगा, अब महंगा वकील आकर के कोई ना कोई कर देगा। निर्भया कांड में एक थे जो वकील साहब, जो अब नहीं है, बहुत टॉप क्लास वकील थे इंडिया के। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस केस में खड़ा हो जाऊं तो मैं 5 मिनट में बेल दिला दूंगा। अब आप बताइए कि मैंने उस कांड में भी, जो कि पूरे दुनिया देखा है, पूरा दुनिया के पास उसका सबूत है, एविडेंस है, उसमें वो कह रहे थे कि हम 5 मिनट में दिला देंगे। अब बताइए पुलिस और आम जनता का सब्र का टेस्ट है कि नहीं है? ये तो टेस्ट है ना, है पेशेंस का टेस्ट है कि क्या है। तो कहने का मतलब है कि सीधे तौर पे केवल आम जनता को दोष देना ठीक नहीं है। न्यायपालिका भी अपनी जिम्मेवारी को समझे कि हम कितना जल्दी फैसला कर सकते हैं किसी मैटर में। अब पुलिस भी इस जिम्मेवारी को समझे कि वो कितना जल्दी जांच कर सकती है, वो दंड ना दे किसी को, जांच करके कोर्ट को रिपोर्ट दे दे, ताकि रिपोर्ट जल्दी से फैसला सुना सके। ये लोग इधर जांच करने में देरी करता है, उधर न्याय देने में देरी करता है, इधर आम आदमी का पेशेंस लूज होता है। इसलिए आम आदमी देख इस तरह का घटना घटता है तो सपोर्ट कर देता है, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, किसमें किया है? हम्म। हाँ, बन जाए डीएसपी, कर दीजिएगा इलाज, उसमें क्या है ना। सीनियर अधिकारी तो कर ही सकता है ना। भ्रष्टाचार को अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, तो आप बनिए बड़ा अधिकारी। अगर आप डीएसपी रहेंगे तो कम से कम 8 गो थाना आपके कंट्रोल में रहेगा। तो 8 गो थाना का दरोगा को एकदम साथ दीजिए कि 1 रुपया पैसा नहीं लेना है। नहीं तो किसके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, हाँ। अगर देखिए आपके में खुद में अगर गलती है ना, तो बहसबाजी करिएगा तो आप फंसिएगा ना, फंसिएगा, है ना। क्योंकि वो कहेगा कि तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गांव में कहता कि ऐसा। तो पहले तो आप खुद के स्तर पर ठीक रहिए, आप पूरा लॉ फॉलो करिए, क्योंकि पुलिस बैठी हुई है आपसे लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट करवाने के लिए। आप अगर लॉ वायलेट करेंगे तो पुलिस सामने आके खड़ी होगी। हाँ, अब अगर पुलिस उसके माध्यम से आपका अधिकार कोई छीनेगी, तो फिर पुलिस भी गलत है, क्योंकि पुलिस डराने के लिए नहीं है, पुलिस संभालने के लिए है। पुलिस संभालने की कोशिश करे, डराने की कोशिश ना करे। तो आप पहले तो स्वयं प्रयास करें कि आप कुछ गलत ना करें, कुछ ऐसा ना करें कि आप स्वयं फंस जाएं। फिर स्वयं फंस जाइएगा तब पुलिस तो उपाय करिए देगी, फिर कहेगी कि ये तो तुम पहले 2 धारा तोड़े हुए हैं, 3 गो और तोड़ेगा तो और तुम्हारा उपाय करते हैं, है ना। एक मतलब एक यहाँ पे, एक तो यहाँ पे था, जब देखिए जब आप लीगली करेक्ट हो तो बहस कीजिए, जब आप इलीगल हो तो दिक्कत हो जाएगा ना। एक मैं क्लास ही लेने आ रहा था और मैं यहाँ नहीं था, कहीं दूसरी जगह पे था, ठीक है।
फोन आ जाएगा तो तुमको छोड़ना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। बोल रहा है कि क्या कहते हैं आप, क्या बतिया रहे हैं आप, है ना। तो बोले कि तब से तुमसे यह बतिया रहे थे, अब तुम करोगे नहीं। तो हम खुद नहीं चाहते थे कि सब कोई काम हो, लेकिन जब तुम खुद नहीं समझोगे तो क्या होगा। और आप काम करते करते तो आदमी को एक्सपीरियंस इतना तो हो ही जाना चाहिए कि वो देख के समझ जाए कि कौन कानून को तोड़ने वाला है, कौन कानून को मानने वाला है ना। तो लॉ को अगर जो मानने वाला होता है वो समझ में आ जाता है आपको, है ना। और जो लॉ को तोड़ने वाला है वो भी आपको समझ में आ जाता है कि कौन लॉ को तोड़ने वाला है। और जब हम लोग खुद अगर कोई कहीं भी किसी कारणवश अगर किसी कानून का उल्लंघन हो रहा होता है तो ये जरूर प्रयास करते हैं कि प्रशासन उसको ना देखे, मतलब उससे बच के निकल जाए। क्योंकि आप जानबूझ करके किसी नियम को तोड़ेंगे तो ये एक सिटीजन के तौर पे भी आप सही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप अपने चीजों का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो किसी को भी दुरुपयोग करने से कोई भी चीज का बचना चाहिए। आप सदुपयोग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दुरुपयोग करेंगे तो आपको हर स्तर पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन पुलिस लोग जल्दी कोई बात को सुनता नहीं है, ये उन लोग का दिक्कत है। उन लोग की बात समझना चाहिए कि आम आदमी को हमको प्रोटेक्ट करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है ना। तो कानून के नाम पर डराए नहीं, बल्कि कानून के नाम पर समझा दे, संरक्षण दे दे, कोई दिक्कत या कोई समस्या ना हो। तो है कमाएंगे कैसे, तो कमाने के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है जी। हाँ हाँ जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपने एक पढ़ा जो बेंडमस है, और लास्ट की वारंट तो सबके लिए है। बाकी दो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा कि दो तो कोर्ट ही के लिए है केवल, एक इंडिविजुअल के लिए है। हाँ, इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए केवल, ठीक है। अधिकार विशेष सबके लिए, है ना। कोई भी अगर गलत तरह से अधिकार का दुरुपयोग करेगा तो उसके लिए। तो रोक देना चाहिए कि सर आप भी कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, है ना। आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ? नहीं, पुलिस को भी अधिकार नहीं कि वो खुद भी कानून तोड़े। सब लोगों का काम है कि सब लोग कानून को प्रोटेक्ट करें और कानून के हिसाब से चले। डबल स्टार था, दोनों दरोगा जी होंगे फिर, है ना। अब देखिए आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, अब ये तीन आपका बच रहा है मुख्य तौर पे। देखिए 33 और 34, ये दोनों जो है ये सेना से संबंधित है, मिलिट्री से संबंधित है, या मिलिट्री पुलिस। 33 जो है ये आपका पुलिस, प्रशासन, सेना, है ना, सबके लिए है 33। और ये 34 है, इसको कहते हैं मार्शल लॉ, सैन्य शासन। जहां पर किसी किसी क्षेत्र में अशांति होता है वहां सेना को शासन करने का अधिकार दे दिया जाता है कि यहाँ सेना शासन करेगी, यहाँ आम आदमी शासन, मतलब आम सरकार वहां पे शासन नहीं करेगी। तो थोड़ा लिखेंगे आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 कहता है, लेंगे पुलिस, प्रशासन और सेना के मूल अधिकार पर नियंत्रण। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री, मिलिट्री और फोर्सेस फंडामेंटल राइट इज कंट्रोल्ड। अब आप देखिए कि जो पुलिस है, प्रशासन है, सेना के लोग हैं। सेना में तमाम, जैसे कि सेना में आपकी जो ऊपर की जो तीन सेनाएं हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इसके अलावे भी जो सीआरपी है, बीएसएफ है ना, या स्टेट फोर्सेज है ना, जैसे कि बिहार में आपका बीएमपी है, बिहार मिलिट्री पुलिस। तो सेना में जितने लोग हैं, है ना, चाहे सेंट्रल के हो, स्टेट सर्विस में हो, पुलिस में स्टेट सर्विस के हो, जैसे कि आप डीएसपी बनेंगे तो स्टेट सर्विस में बनेंगे, एसपी बनेंगे तो सेंट्रल सर्विस में बनेंगे, है ना। एसडीएम बनेंगे प्रशासन में तो स्टेट सर्विस में बनेंगे, डीएम बनेंगे तो सेंट्रल सर्विस में बनेंगे। तो जो भी प्रशासक है या जो भी पुलिस अधिकारी है, इवन सिपाही तक, है ना, सारे लोग जो भी गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन सबके मूल अधिकार पर नियंत्रण। मूल अधिकार पर नियंत्रण का मतलब है कि इनको उतना अधिकार नहीं मिला हुआ है
जितना कि आम आदमी हम लोग को मिला हुआ है। आपने एक मैटर सुना होगा, 2019 के चुनाव से ठीक पहले का मैटर था। बीएसएफ का एक अधिकारी था, अधिकारी मतलब जवान था, उसने क्या किया कि वो अपना खाना का वीडियो बना के वायरल कर दिया, है ना, और बोला कि देखिए हमको दाल अच्छा नहीं मिलता है। ऐसे तो आम आदमी तो रोज अपना खाना का वायरल कर रहा है जी वीडियो बना करके, कोई कार्रवाई होता है? नहीं होता है। करिए, आपका एक्सप्रेशन का राइट है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएसएफ का जब जब जवान ही काम किया तो इसका कोर्ट मार्शल हो गया। क्यों? अनुशासनहीनता। आप आम आदमी नहीं है, आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। अगर आपको कोई शिकायत था तो आपको अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताना चाहिए था। अगर सीनियर अफसर नहीं सुन रहा था तो उससे सीनियर को बताना चाहिए था, उससे सीनियर को बताना चाहिए था, कोई ना कोई तो आपका बात सुन ही लेता, है ना। नहीं था तो आप जाकर राष्ट्रपति से मिल लेते और कहते कि सिस्टम में दिक्कत चल रही है, कोई समस्या चल रही है, मिनिस्टर्स से मिलते। लेकिन ये जो आपने अपना खाना बना करके वीडियो वायरल कर दिया, ये आपके घर का खाना नहीं है, सेना का खाना है, संस्था का खाना है। एक गलत मैसेज पूरे वर्ल्ड में जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं उनको ये मैसेज देगा कि सरकार भारत में सेना को अच्छा खाना नहीं देती है। इससे हमारा पूरा सिस्टम पर निगेटिव इंपैक्ट जाएगा, हमारा इमेज खराब हो जाएगा। और ये केवल एक जगह शायद हो सकता है गलती से, लेकिन सब जगह तो नहीं हो सकता है। तो ये आम आदमी को इतना नहीं है, मतलब आम आदमी को इतना अधिकार सब है कि आम आदमी तो कहीं हो जाता है, वीडियो बना के डाल दिया। अब सेना मान लीजिए जा रही है सर्जिकल स्ट्राइक करना, वीडियो बना देगी? है देख ना भाई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक करा, तो सेना जा रही हो कि देखिए हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते हो करके, है ना, पाकिस्तान। मालूम चला पाकिस्तान पहले ये बम मार देगा, है कि नहीं। तो सेना के, पुलिस के पास बहुत सा ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो सीक्रेट होता है, तो उसके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका बहुत कंट्रोल्ड है। आप देखिए कोई घटना घटती है तो मीडिया वाला सब, वो तो पहले मीडिया का प्रेशर रहता था प्रशासन पुलिस के ऊपर, अब आजकल यूट्यूबरों सबका है, अभी वो सब पहुंच जाता है अपन माइक लेकर के। तो देखिएगा कि पुलिस बोलती ही नहीं है कुछ, प्रशासन कुछ बोलेगा नहीं, हाँ सुन लेगा, बोला ठीक है जांच करके हम बताएंगे, अभी जांच चल रहा है। नेता सब देखिएगा जो बतवा नहीं जानता होगा ना वो बोल देगा, असम में उसका प्रवक्ता करके टीवी पर ठीक करेगा ना, नेताजी नहीं कह रहे थे, नेताजी का कहने का मतलब ही था। देखते ना शाम में होता है ना, अभी चुनाव चल रहा है, अभी तो खूब हो रहा है जी, अभी चुनाव चल रहा है तो अभी होता है ना डिबेट होता है सब टीवी पर, है ना। एगो लेके आता है एगो कि आर पार, अजय देवगन, है ना, अजय देवगन नाम है ना उसका, अमीश देवगन, हाँ सॉरी अमीश देवगन, वो लेके आता है 7-8 बजे के आसपास में, लेके आता है आर पर, पूरा तलवार चलता है इससे, है ना। कोई रिपब्लिक भारत वाला है ना, अर्णब गोस्वामी, ये चिल्लाने के चक्कर में इन्हें से लगा था बेचारा पर, है ना, ये चल गया था। है मतलब कोई भी मतलब इस तरह का वहां पे डिबेटे होता है ऐसा कि मारपीट कर लेगा सब, माने वो समझिए ना मुर्गी लड़ाता है सब, दाना डाल दिया एंकरवा सब दाना डाल दिया, मुर्गी चलो कुट 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 करके अपना सब लड़ता है आपस में, जाना ही नहीं चाहिए भी वो क्या कर। हाँ आप डिबेट देखिए संसद टीवी का, सारे ऑफिसर्स आते हैं, बेहतरीन डिबेट करते हैं, एक दूसरे के विरोध में भी बोलते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि विरोध में कैसे बोल रहे हैं, एकदम तार्किक तौर पे विरोध करेंगे और विकल्प भी बताएंगे, है ना। इवन यही सब में का कोई पढ़ा लिखा एंकर सब वहां जाता है, तो वहां जाएगा तो बोलने का भाषा शैली बदल जाएगा। यहाँ जब नेता लोग अपना प्रवक्ता सब डिबेट करेगा ना, तो चूंकि दिक्कत ही कि सब जानता है कि हमारे नेताजी गलती किए हैं, लेकिन प्रवक्ता का जॉब सबसे कठिन है बेचारा का, कि उसको मालूम है कि गलती है, फिर भी उसको प्रोटेक्ट करना, फिर भी कहना कि नहीं ये मतलब नहीं था, मतलब कुछ और था। तो नेताजी लोग को तो बोलने का पूरा अधिकार है, वो लोग बोलता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं या सेना के जो लोग हैं उनको नहीं। आपने देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ही जब हुआ था, तो देश के जो नेतागण थे, आज जो जेल में अभी बैठे हुए हैं तिहाड़ में, उनमें से एक थे वो, इनको सबूत चाहिए था कि सबूत लाओ, तो हम तो कहते हैं सबूत मांगने वाला सबको सेना को साथे लेके जाना चाहिए, उन्हें से गोली आए ना तो गिराओ भाई तुम्हें बन जाओ बुलेट जैकेट, आंख से देखो कि हम लोग गए हैं, है कि नहीं। मतलब सेना के एक्टिविटी पर आपको विश्वास नहीं है तो आपको इस पर विश्वास होगा भाई। तो जो भी आप देखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद कोई नेता नहीं, सेना के चीफ कमांडर ने जो लीड किया वो आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि हम गए थे, हमने इन यहां पर फायरिंग की, यहां पे मारा, और मार करके सेना चुप हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। फिर देश में नेतागण उस पर खूब बवाल मचाते हैं कि सेना गई कि नहीं गई, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि आप सेना पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन सेना कभी भी उसके बाद स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं आती है, क्योंकि सेना को अपना डिसिप्लिन पता है कि उसका क्या डिसिप्लिन है, वो एक बार अपना बता दी, वो गई, बाकी लोग तो इनडिसिप्लिन लोग हैं, ये अपना करे जो इनको करना है,
सेना जो है वो अपने डिसिप्लिन के हिसाब से आई, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना बता करके फिर वो अपने काम में लग गई। वो बार बार बोलने नहीं आएगी कि हमने क्या किया या हमने कैसे किया था, क्योंकि अगर वो बार बार बोलने आ जाए तो इससे देश के सिक्योरिटी को खतरा पहुंचेगा, फिर हम बाद में ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेना के मिशन को सीक्रेट रखा जाता है कि सेना उस मिशन को अपना सार्वजनिक नहीं करती है, क्योंकि कर देगी तो भविष्य में फिर उसको कुछ अलग तरह का प्लान बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिर तो आप एकदम क्लियर कर दिए, सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि आप क्या प्लान बना रहे हैं और कैसे कैसे आप करते हैं। तो इसलिए सेना सामान्य तौर पे अपना प्लान जो है वो डिस्क्लोज नहीं करती है ना, उसको वो क्लोज रखती है। मंत्री लोग का भी जब आप शपथ होता है मंत्रियों का, तो आप देखोगे मंत्रियों का दो शपथ होता है, एक वो पद का शपथ होता है, एक होता है पद की गोपनीयता का शपथ। हर मंत्री को यह शपथ दिलाया जाता है कि ऐसा कोई चीज जो मेरे जानकारी में है उसको मैं तब तक सामने में नहीं लाऊंगा पब्लिक के जब तक कि उसको लाना बहुत कंपलसरी ना हो जाए। सामान्य बात तो लोग बोल देगा, लेकिन अंदर का जो इंटरनल बात होगा वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको शपथ दिलाया जाता है कि आपको ये बात नहीं बोलना है ना। क्योंकि अगर वो बोल दिए, अब जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री मान लिया भैया राजनाथ सिंह जी हैं, कोई भी बात आके बोलने लगे तो ये तो मंत्री है ना जी, सेना का सारा टॉप सीक्रेट इनको पता होगा, तो अगर ये बोल देंगे तो क्या होगा, फिर जितना आपका देश का दुश्मन सब है सबको सारा टॉप सीक्रेट मालूम चल जाएगा, है ना। अब जो होम मिनिस्टर है उसको तो पूरा सिस्टम ही पता है देश का, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या काम हो रहा है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज जानने समझने के बावजूद भी आपको सार्वजनिक नहीं करना होता है, आपको पब्लिकली उसको नहीं लाना होता है ना, क्योंकि अगर वो पब्लिकली आ गया तो फिर उसका दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। इसलिए आर्टिकल 33 में यह स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि जो भी सेना के अंदर में लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के अंदर में लोग हैं, जो सिस्टम के लोग हैं, उनका फंडामेंटल राइट उतना नहीं है जितना कि आम आदमी का है, क्योंकि आम आदमी के पास उतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आम आदमी कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन का आदमी कोई बोले, कुछ बोलेगा तो इसका बहुत अर्थ निकलेगा, बहुत इसका मतलब निकलेगा। इसलिए इनके अधिकारों को कंट्रोल कर दिया। ये बोलेंगे तो ऑफिशियली एक आध दो लाइन बोलेंगे, बोल करके निकल जाएंगे। हम देखेंगे अधिकारियों का भाषण नहीं होता है, कभी उनको बोलना है तो दो चार पॉइंट अपना बोलेंगे, बोल करके उनका काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो मेंस में आपसे कहा था कि पॉइंट में लिखिए, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम आपको पॉइंट तो लिखना है। आप जब जाएंगे सेलेक्ट होकर के तो आपको थोड़ा ना पूरा कहानी लिखना है, पॉइंट में लिखना है, पॉइंट्स बताना है आपको कि क्या क्या पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम है पॉइंट बताइए मुख्यमंत्री को कि ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है तो पॉइंट बताइए क्या क्या कर सकते हैं कि ठीक हो सकता है ना। यही जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक किया, तो किसके वजह से किया, अपने सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। 1960 के एरा में आदमी सेलेक्ट हुआ यूपीएससी के पास करके, आईपीएस बना, और पूरे अपने 65 साल के जॉब में उस आदमी ने बस 2 साल पुलिस का ड्रेस पहना, बाकी वो अंडर कवर्ड ऑफिसर थे। 5 साल तक जाकर के वो आदमी पाकिस्तान में रहा और पाकिस्तान को पता तक नहीं रहा कि इंडिया का आईपीएस ऑफिसर आकर के हमारे यहाँ रह रहा है। सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान का किसी से हार्ड कांपता है तो वह अजीत डोभाल। नस नस पता है पाकिस्तान का, कौन कहाँ है, कहाँ पे बम मारेंगे तो कितना मरेगा, है ना। उसके यहाँ का आतंकवादी सब आकर के हमारे यहाँ टेस्ट करता है, हमारे यहाँ का आईपीएस ऑफिसर जाकर के टेस्ट करता है। अंतर है ना, फील्ड ट्रेंड ऑफिसर जाता है तुम्हारे यहाँ, तुमको पता भी नहीं चलता है ना, कि गए और पूरा सब कुछ कहते हैं, हर काम किया उन्होंने, वहां जाकर के पंचर तक बनाया उन्होंने, साइकिल का पंचर तक, है ना। और सारा चीज को देखा समझा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर वापस इंडिया आ गए और आज भारत सरकार ने उनको एनएसए बना करके बिठाया हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कहां से बम आने का संभावना है, दुश्मन चाइना जरूर है, लेकिन चाइना चालाक दुश्मन है। और देखिए अगर आपका दुश्मन थोड़ा चालाक होना तो उससे डर, उतना डर नहीं लगता है, बुर्बकों से ज्यादा डर लगता है ना, कि बुर्बकवा कुछ बिना सोचने समझ करेगा। तो पाकिस्तान वाला सब बुर्बक है, चाइना को कुछ करना होगा ना तो अपने नहीं करेगा, पाकिस्तान से करवा देगा, क्योंकि तुम करो, है ना। तो ये इसका दिक्कत है, ये इसको इस तरीके से अपना नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना सब कर देता है। अपना जमीन में देखिए वो सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनवा दिया, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है, झूठो वादा कर दिया कि पाकिस्तान को फायदा देंगे, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा है, सारा फायदा वो यूज कर रहा है तो इंडिया को खाली घेरने के लिए। तो हम लोग घेरो भाई, हमको घेरने का क्या दिक्कत है, हम लोग का बढ़िया दोस्त मिल गया अफगानिस्तान, है ना, तालिबान बैठे है वहां पर, दिक्कत होगा तुरंत वो सब अपना तो खड़ा कर दो, सब तो इंतजार में बैठल है कि आप कहिए हम लोग फायरिंग करते हैं, है ना, जहिया कह दीजिएगा उस दिन हम लोग बम गिराना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही ना। और अभी भारत का सबसे बढ़िया, अभी भारत सबसे बढ़िया दोस्त यही बनाया है जी, अफगानिस्तान, है ना, सबसे बढ़िया दोस्त तालिबानियों को बनाया है। वो सब कह रहा है कि जहिया मोदी जी कह देंगे कि किने बम गिराना हम लोग गिरा देंगे, हम लोग को सोचना नहीं होता, किसी से हमको पूछना नहीं है, ना रसिया से पूछने जाना है, ना अमेरिका से पूछने जाना है,
है ना, करेंगे पाकिस्तान का तो नट बोल्ट तुरंत हम लोग टाइट कर देंगे, तो बगले में है ना। हम लोग बम गिराएंगे तो वो कभी हमको लोगों को रोक ही नहीं पाएगा, क्या रोकेगा उसको, सेम सेम हो जाएगा, है ना। तो कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। तो इसलिए यहां पर किसी भी अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को, इसलिए आप देखते होंगे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा नहीं बोलता है। किसी भी ऑफिसर को आप देखिएगा, जैसे ही वो ऑफिसर बन जाता है ना, उसका शैली बदल जाता है ना। ना वो मीडिया से ज्यादा बातचीत करेगा, ना वो ज्यादा बाइट रिलीज करेगा, ना कुछ करेगा, क्योंकि उसको एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट मिला हुआ है। तो वो अपने उस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर रहते हुए वो चीजों को ये करता है ना। आप देखते हैं बहुत बार हम लोग के बीच में रंजीत सर ही आते हैं, है ना, क्लास लेने के लिए। तो अब क्या है, कि आप सब कुछ करिए, लेकिन अपना अधिकार को समझिए कि आपका अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। एक तो हर अधिकार पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन अगर आप वही में अधिकारी बन गए, ऑफिसर बन गए, तो आपका अधिकार और भी कम हो गया, है ना। इसलिए आप हर चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या सेना के जो लोग हैं उनका अधिकार कम। ये जो पगला आदमी जो बीएसएफ से जो निकाला गया, इसका कोर्ट मार्शल हुआ, है ना। तो तब हुआ कि अब इसको क्या करे, इसकी पत्नी गई बजाबते राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जाके क्षमा मांगी कि माफ कर दीजिए सरकार, नौकरी नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम छोड़ तो दीजिए, परिवार तो चलेगा, बचवा सब पूछ रहे पापा कहने के लो ना। बहुत दिक्कत हो रहा है। तब राष्ट्रपति कहे कि भाई बात तो ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं। तो हुआ कि ठीक है, अभी कभी सरकारी नौकरी तो नहीं करेगा, तुरंत उसको वहां से टर्मिनेट किया गया, कहा जाओ कोई अपना प्राइवेट नौकरी करो, नहीं करो। तो ये बहुत इंडिया में पॉपुलर हो गया उस समय ये आदमी। तो हम लोग क्या, राजनीतिक पार्टी सब इतना मतलब सबका दिमाग खराब रहता है कि सोचा कि पॉपुलर हो गया ना तो इसको टिकट दे देते हैं। एगो यूपी की एगो पार्टी है, उसके भी एगो राजकुमार है ना। तो राजकुमार साहब दे दिए पार्टी। वो तो नहीं, हालांकि पढ़े लिखे हैं राजकुमार साहब, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। अब पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटी नहीं पढ़ाया गया होगा, है ना। इंग्लिश इंग्लिश पढ़े होंगे, पॉलिटी नहीं पढ़े होंगे। तो वो क्या किए कि वो अपना पार्टी का टिकट दे दिए जिसको बीएसएफ से निकाला गया उसको। तो इलेक्शन कमीशन तो भरवाता है फॉर्म, तो इलेक्शन कमीशन का अधिकार तो आईएएस होता है, तो फॉर्म भरवाया तो दिखा करे पगला तो बीएसएफ से भगौड़ा है, बीएसएफ इसको भगा दिया, इसका कोर्ट मार्शल भइले। बोले तुमको टिकट कौन दे दिया जी। तो बोला हमारा टिकट हमको पार्टी दी है। तो बोला पार्टी दी है, उसको बुलाओ इलाज करते हैं अभी। तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसका दावेदारी को रद्द किया। अब बोला कि जिसको सेना ने निकाल दिया अनुशासनहीनता के आरोप में, उसको हम देश का नेता बनाएंगे। उसको सब उतारा कहां था, मोदी के खिलाफ में, बनारस से। बनारस से 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस से उसको टिकट दे दिया था सब कि बनारस से लड़ जाओ, मोदी जी को हरा दो। बताइए, मैंने ये सब मानसिक दिवालियापन का स्थिति न है जी। इतना आदमी को नहीं बोराना चाहिए, अपना समझ समझ के काम करना चाहिए। लेकिन अब क्या करिएगा, सब कर देता है। तो उनको उनकी भी भारी बेइज्जती हुई जब इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया, दावेदारी रद्द कर दी, बोला भाई आप नहीं लड़ सकते हो चुनाव, और उनको खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, क्या तो तो क्राइम किए हैं, अगर क्राइम सिद्ध नहीं हुआ है तब होता है। अब तो कानून हो चुका है, अगर 2 साल से ज्यादा का सजा हो गया तो जीत लो है तो आपका सीट रद्द हो जाएगा। राहुल गांधी का रद्द हो गया था कुछ दिन तक के लिए, लेकिन फिर कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। तो अगर आपको सजा हो गया है और 2 साल से ज्यादा का सजा हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, है ना। अब हो गया, पहले नहीं था, अब हो गया है। तब पहले सब जेले में से चुनाव जीत जाता था, है ना। तो 33 समझ रहे हैं। 34 क्या है, 34 है मार्शल लॉ, सैन्य शासन इसको कहते हैं, है ना, मार्शल लॉ। अब देखिए ये बहुत खतरनाक चीज है, सैन्य शासन। सैन्य शासन जहां लागू हो जाएगा ना जी, जहां मिलिट्री रूल लागू हो जाएगा, वहां समझिए कि आम आदमी के पास कोई अधिकार नहीं, है ना, कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं। और वहां कोई सरकार नहीं होता, सेना की सरकार होती है। जहां पर अगर लागू हो गया सैन्य शासन तो पूरा राज्य में लागू नहीं होता, किसी किसी कॉर्नर में, किसी किसी क्षेत्र में। हाँ, फर्स्ट इसी के तहत लागू हुआ था
किसी किसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि जहां पर बहुत तरह का उग्रवादी, चरमपंथी, आतंकवादियों का बोलबाला है, कभी भी किसी के घर में कोई झगड़ा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, कभी भी हमला हो सकता है, तो ऐसा जोन पुलिस से संभाल में नहीं आएगा। तो ऐसा जोन को सरकार देती है सेना को कि आप संभालिए। और सेना का जोन में जहां चल गया तो सेना कोई मतलब दया दिखाने का काम नहीं करती है ना। सेना तुरंत वार्निंग देगी, एक दो बार मान के तो मान, तो तुरंत गोली मार देगी। और गोली मार देगी, बाद में अगर मालूम भी चलता है कि आप आम आदमी थे, कोई आपकी गलती नहीं, तो फिर भी सेना पर कोई कार्रवाई नहीं, है ना। इतना एब्सोल्यूट पावर है सैन्य इसके तहत, है ना। कि तो ये इसलिए दिया गया है ताकि उपद्रवित तत्व जो है उनके अंदर में डर पैदा किया जाए कि भाई आपको उपद्रव नहीं करना है, आपको कोई गलती नहीं करनी है। कोई अगर गलती करेंगे तो पुलिस वहां जितना पड़े ना 22 में कि वारंट दिखाएंगे तो मारिए देगा सीधे, वारंट वारंट को ची 3 बार कहेगा कि घूम जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं रुके गोली। कोई नियम नहीं कि पहले पैर पर मारना गए, पहले टिका के मारेगा माथे पर, मैटर खत्म, है ना। फिर उसका कहीं कोई केस वोस नहीं होगा कि काहे मार दिया जी। वो बोलेगा कि हम तो कहे थे कि रुक जाओ, रुक में नहीं किया तो हम मार दिया धर के। एक घटना घटी थी अभी से कुछ दिन पहले, नागालैंड के अंदर में एक गाड़ी जा रही थी, एक कैब थी, वो जा रही थी और कैब अंदर से बंद था, उसमें बेचारे मजदूर जा रहे थे, लेबर जा रहे थे। अब पुलिस उसका लगभग 3-3.5 किलोमीटर तक सेना ने उसका पीछा किया कि भाई रुक जाओ, वार्निंग दे रहा था, लेकिन एक तो वो लोग का अंदर आवाज नहीं जा रहा था, अब पूरा सब शीशा पैक कर लिया था और गाड़ी स्पीड में भागे जा रही है। लगभग 3-3.5 किलोमीटर तक सेना पीछे करते चली गई। अब सेना को लगा कि यार तो कहीं बम तो ना फोड़ दे कहीं ले गए। सेना बोली नहीं रुकेगा तो नहीं, रुक जाओ, मारा मोटारा दागा एक अली, मैटर खत्म। बाद में मालूम चला कि यार वहां जो है सो मतलब उसमें सब आम आदमी सब था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी इस तरह से चीजें भी हो जाती हैं क्योंकि वहां पर एब्सोल्यूट पावर जो है वो सेना के पास दिया जाता है। सेना को यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर रहता है। तो जब ऐसा अधिकार है तो वहां पर कोई फंडामेंटल राइट रहेगा जी? कोई फंडामेंटल राइट नहीं, किसी के पास नहीं। टाइम फिक्स रहता है, इतना टाइम में निकल के जाकर सब्जी खरीद लीजिए, इतना टाइम में जाके आप ये काम कर लीजिए, सब चीज का टाइम निश्चित है। टाइम से इतर कुछ भी नहीं, है ना। हर चीज का आपका टाइम निश्चित है और उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको सब चीज करना होता है। क्लियर है, समझ रहे? तो यहाँ पर आपको जहां कहीं भी अगर सैन्य शासन लागू हो जाएगा, मिलिट्री रूल लागू हो जाएगा, आपको किसी भी स्थिति में फंडामेंटल राइट नहीं रखा जाएगा। माने फंडामेंटल राइट आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड रहेगा वहां, है ना। सेना के हिसाब से आपको सारा काम करना है। रात को 2 बजे सेना आ सकती है, बिना वारंट दिखाए कहेगी घर चेक करना है आपका, हमको लगता है आपके घर में कोई आतंकवादी है, तब आप कह नहीं सकते हैं सेना से कि आप वारंट दिखाइए। कोई वारंट नहीं, सेना पहुंच गई वही वारंट है, काफी है। अब खोल करके पूरा घर आपका चेक करेगी, फिर अपना चल जाएगी चुपचाप। इस चक्कर में बहुत बार ऐसा सेना पे आरोप भी लगा है कि कुछ कुछ जगहों पर सेना के कुछ जो जवान थे उन्होंने कुछ गलतियां कर दी, कुछ ये कर दी जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसे आरोप लगे हैं। बहुत सारे जो आरोप लगते हैं तो सत्य नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आरोप सत्य भी हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया बहुत बार कि बहुत सारे मामले में सेना खुद ही जांच करती है और बहुत सारे कुछ जो लोग हैं उनको कोर्ट मार्शल सेना ने किया है। इसका मतलब कुछ लोगों ने किया है ऐसा गलती तो हुआ है। तो वैसे अगर एक आध दो इंसिडेंट को छोड़ दे तो ये इसीलिए होता है ताकि इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए, मेंटेन किया जाए, आंतरिक स्तर पे कोई हमला या कोई दिक्कत या कोई समस्या ना हो। क्लियर है? 35 क्या कहता है? तो 35 कहता है, बस लिख लेंगे एक लाइन, कि मूल अधिकार के संबंध में किसी भी प्रकार का कानून केवल और केवल संसद बना सकती है। मूल अधिकार के संबंध में किसी भी प्रकार का कानून केवल और केवल संसद ही बना सकती है। ओनली पार्लियामेंट है पावर, ओनली पार्लियामेंट है पावर टू लॉ लेजिस्लेट, only parliament have power to law legislate about fundamental right। आर्टिकल 11 नागरिकता का मैटर है भाई, खिचड़ी नहीं करना है ना, सेपरेट सेपरेट। 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में ही करा है, फंडामेंटल राइट के संबंध में, बोथ आर डिफरेंट। हाँ, संसद ही कानून बना सकते हैं। तो दिक्कत, चलिए, हरि अनंत हरि कथा अनंत ना, हरि भी अनंत है, इनकी कथा भी अनंत है। इस पे चर्चा की जाए तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को सीमित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। हाँ, वह नागालैंड में बहुत बार, मणिपुर में बहुत बार, कश्मीर के अंदर में, है ना।